सेक्शन नंबर 194 ओ, सेक्शन नंबर 194 ओ क्या कहता है? सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या होता है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो होते हैं, वो लोग होते हैं, जो लोग कौन, मतलब जो लोग लास्ट में गुड्स सेल करते हैं। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज लाइक अ सेलर। ओके, कौन है ये? सेलर है। ये शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लेना। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या है, इससे इजीली आपको पूरी की पूरी अमेंडमेंट समझ आ जाएगी कि ये अमेंडमेंट है क्या। ठीक है ना? कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और अमाउंट ऑफ सेल और सर्विसेज और बोथ टू द अकाउंट ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यानी कि किसके अकाउंट में आ गया? या तो क्रेडिट कर दिया, या फिर किसके अकाउंट में पैसा आ गया? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के हाथ में अमाउंट में पैसा आ गया। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय एनी मोड देयर ऑफ टू सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट विच एवर इज अर्लियर। या तो उसके अकाउंट में पैसा आ गया, या फिर आपकी तरफ से तो पैसा चला गया, यानी कि आपने चेक वगैरह तो दे दिया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पे आने में अभी थोड़ा से 2-3 दिन लगेंगे। तो विच एवर इज लेस लोअर, मतलब विच एवर इज अर्लियर की हम क्या देखते हैं? डेट देखते हैं जब हमारे को टीडीएस काटना है। ठीक है ना? अब देखो, ई कॉमर्स काटेगा कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अभी हम पढ़ के आए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज लाइक आर सेलर, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है हमारा अमेजॉन, हमारा फ्लिपकार्ट, मीशो, और जितने भी आपके ऐप होते हैं, स्नैपडील वगैरह, ये सब कौन से हैं? ये सब हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। ठीक है ना? हु हु इज फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के जो गुड्स और सर्विसेज है उसको सेल करने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। यानी कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन? हमारा सेलर। सेलर के गुड्स को बेचने में क्या करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी आप जानते हो क्या होता है? यानी कि जो पोर्टल, जो अमेजोन की वेबसाइट होती है, वो क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो है, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रखी है। तो उनके उसके थ्रू क्या करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर? फैसिलिटेट करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का क्या? आपका सामान बेचने में हेल्प करता है। कटेगा किसका? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो रेसिडेंट सेलर होगा। ये सेक्शन याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स पर लगता है। तो जो रेसिडेंट सेलर होगा वो, उसका टीडीएस कहां कटेगा? इस सेक्शन में कटेगा। रेसिडेंट शब्द जितनी बार याद रख सको, जितनी बार बोल सको, दोहरा सको, माइंड में जितनी बार अंडरलाइन कर सको, इस पेपर में जितनी बार अंडरलाइन कर सको, हाईलाइट कर सको, कर लेना। रेसिडेंट जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर आता है ना, हम सेक्शन 194 ओ लगाए आते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं उसमें रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंट था। तो इसलिए जितनी बार अंडरलाइन कर सकते हो कर लो। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 194 ओ वाले लोगों को, मतलब ये रेसिडेंट वाले लोगों को ही लगता है, नॉन रेसिडेंट को ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आ जाओ। टीडीएस काटना कितना है? टीडीएस कटेगा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। ये शब्द को भी जितनी बार हाईलाइट करना चाहो कर लो। क्या? ग्रॉस अमाउंट। बोला क्या है? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट पर काटना है, नेट अमाउंट पर नहीं काटना है। बाद में सेलर को कितना मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टोटल कितना ग्रॉस पेमेंट किया उससे फर्क पड़ता, उस पर आप टीडीएस काटोगे। हो सकता है ना, ऐसा होता है ना, देखो समझो, मैं यहां पर कौन हूं? वीवी। ठीक, यहां पर मैं किसके पास गया? मान लो मैं अमेजोन के पास गया। ठीक है ना? और यहां पर कोई एक सेलर है मेरा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ये क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मैंने कोई चीज खरीदी, सपोज करो मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने कोई चीज खरीदने के मैंने इसको कितने रुपए दिए? मैंने इसको दिए 500 रुपए। ठीक है ना? ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंने कितने दिए? 500। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपना कमीशन रखा, सपोज करो अपना कमीशन रखा 50 रुपए, और इसको कितने ट्रांसफर कर दिए? 450 रुपए इसको कर दिए ट्रांसफर। ठीक है ना? सपोज करते हैं ऐसी कोई सिचुएशन बनी, तो क्या इसको, ये जो हमारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसको तो 450 रुपए मिले, तो क्या मैं टीडीएस 450 रुपए काटूं? एक बात बताओ, ये काटना कैसे है? काटना सबसे पहले तो अमेजोन को है। अभी पढ़कर आए ना, डिडक्टर कौन है? डिडक्टर हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है ना? ऑपरेटर किस पे काटे? 450 पर काटे, या फिर ये जो 500 रिसीव हुए पूरे 500 पर काटे? तो सरकार ने पहले ही कह दिया, रेट ऑफ टैक्स, जो रेट ऑफ टीडीएस होने वाला है वो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट होने वाला है। क्या होने वाला है? याद कर लो दोबारा से, ग्रॉस अमाउंट होने वाला है। ग्रॉस अमाउंट यानी कि पूरे के पूरे 500 पर ही टीडीएस कटेगा 1% का। कितना आपने उसको बाद में रिइंबर्स के, कितना आपने उसको बाद में पेमेंट किया, 450, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने पैसा कितना लिया था? आपने पैसा 500 लिया था, तो पूरे के पूरे ग्रॉस अमाउंट पर आप क्या करोगे? टीडीएस काटोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ,
ये कहता है। अगर देखो आप ये जानते हो कि अगर पेन वगैरह फर्निश ना करे, पेन आधार वगैरह फर्निश ना करे, तो आप जानते हो 206 ए में आप 20% हायर रेट से टैक्स काट देते हो। कितने से काट देते हो? 20% के हायर रेट से टैक्स काट देते हो। पर 194 ओ एक स्पेशल सेक्शन है, और वो मतलब क्यों आया गया? क्योंकि ई कॉमर्स को थोड़ा बहुत प्रमोट भी करना है। आगे जाके भी पता चलेगा कि ई कॉमर्स को कैसे सरकार प्रमोट करना चाहती है। बट अगर सरकार डिजिटल इकोनॉमी चाहती है, तो ई कॉमर्स को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर सरकार ई कॉमर्स को प्रमोट करना चाहती है, तो हायर रेट इन्होंने 20% को कम करके कितना कर दिया? 5% कर दिया। इस सेक्शन के लिए 206 डबल ए का 20% 5% हो चुका है। याद रखना, या तो 1% पर कटेगा। अगर 1% है, उसने पेन वगैरह फर्निश नहीं किया है, डज नॉट फर्निश हिज पेन टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो डिडक्ट करेगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 20% अंडर सेक्शन 206 डबल ए। याद रखना, 206 डबल ए की यहां पर लिमिट चेंज हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है ना? इसमें मैक्सिमम रेट आपको क्या मिलने वाली है? 5% की मिलने वाली है, चाहे आपने क्या किया हो, चाहे आपने पेन नहीं दिया हो इस सेक्शन में। अब आ जाओ, अब समझो। अगर सपोज करो यही एक सिचुएशन थी, ठीक है ना? ई कॉमर्स ऑपरेटर था, मैं था, सेलर था। अब सपोज करो, सपोज एक सिचुएशन सपोज करो, सेलर का ही आदमी आया मुझे डिलीवर करने। डिलीवर करने कौन आया? सेलर का ही आदमी आया, अमेज़न का नहीं आया। सपोज़ करते हैं एक सिचुएशन, सेलर का ही एक आदमी आया क्या? डिलीवर करने। मैंने ₹500 तो उसे दिए थे। अब सपोज़ करो वो कहता है सर डिलीवरी चार्जेज़ और देने पड़ेंगे आपको। डिलीवरी चार्जेज़ आपको और देने पड़ेंगे। सपोज़ करो मेरे पास अमेज़न प्राइम नहीं था। अमेज़न प्राइम नहीं था, तो मुझे डिलीवरी चार्जेज़ और देने पड़े, और डिलीवरी चार्जेज़ जैसे उसने माँगे, उसने कहा सर ₹100 और दे दो। मैंने डायरेक्टली क्या किया, वीवी ने डायरेक्टली सेलर को ₹100 का पेमेंट और कर दिया। क्या किया? ₹100 का पेमेंट किसको कर दिया? वीवी ने डायरेक्टली सेलर को कर दिया। तो क्या अमेज़न तो इसमें देखो इंक्लूडेड नहीं हुआ। इस ₹100 में अमेज़न तो इंक्लूडेड नहीं हुआ। तो मैंने टोटल पेमेंट क्या किया? मैंने ₹500 पेमेंट किया और मैंने ₹100 पेमेंट किया। मैंने तो इन टोटल ₹600 का पेमेंट कर दिया। तो अमेज़न को कितने अमाउंट पर टीडीएस काटना है? 500 पर या 600 पर? बताओ। अमेज़न को कितने अमाउंट पर टीडीएस काटना है? 500 पर काटेगी या टोटल? 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600 पर टीडीएस काटेगी। क्या लगता है आपको? कितने पर टीडीएस कटना चाहिए? अमेज़न कितने पर काटेगी? क्योंकि काटना इस बार इस बार किस कौन काटेगा? काटने की ज़िम्मेदारी तो देखो अमेज़न की है। संदीप जी कह रहे हैं 600, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कितने पर काटना चाहिए बताओ? गट फीलिंग क्या कह रही है? 500 पर काटें कि 600 पर ही काट दें पूरा? बताओ। सब नींद से उठे ही नहीं आज। 600 पर पूरे पर 600 पर कटेगा, 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600 पर पूरे पर कटेगा। ठीक है ना? क्योंकि ग्रॉस अमाउंट बोलता है। तो इसके ऊपर देखो एक एक्सप्लेनेशन भी है इसी सेक्शन में, कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी पेमेंट मेड बाय अ परचेजर ऑफ गुड और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो आपने डायरेक्टली पे कर दिया किसको? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर shall be deemed to be the amount credited or paid by the e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount for the purpose of the TDS under this section। और ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्सप्लेनेशन मई 24 में टेस्ट हो चुका है। मई 24 में यही वाले पॉइंट से एक क्वेश्चन आया था। मई 24 में ये क्वेश्चन क्या हो चुका है? ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ठीक है ना? आओ, वह कहता है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इस सेक्शन में इफ एनी अमाउंट क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ टू द अकाउंट ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। सिंपल सी बात क्या कह रहा है? अगर आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से थ्रू काम करते हो, जैसे कि ये कोई सेलर था मेरा, सेलर अमेजोन के थ्रू काम करता है, ठीक है ना? सेलर और अमेज़न आपस में कुछ काम करते हैं। पर देखो, इसके थ्रू अमेज़न के थ्रू ये सेलर 5 लाख रुपए का भी गुड्स नहीं बेच पा रहा है।
5 लाख से भी कम का गुड्स बेच पा रहा है, टोटल इसकी सेल्स, ग्रॉस सेल्स ही 5 लाख क्रॉस नहीं कर रही है। अगर इसकी टोटल सेल्स ही 5 लाख क्रॉस नहीं कर रही है ना, तो सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया कि यार ये छोटा-मोटा सेलर है, छोड़ो इसका, आप कोई भी पार्ट आप इसका क्या करना, आप इसको, इसके ऊपर कोई टीडीएस की लायबिलिटी मत लाना, मतलब इसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर उसका टोटल सेल्स ही 5 लाख से कम है। संदीप जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट था ये, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आया था। ठीक है ना, आ जाओ। Where the gross amount of such sale or services or both during the previous year does not exceed 5 lakh rupees and such e-commerce participant ने अपना पैन और आधार भी दे दिया टू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो इस पर आप क्या करोगे, टीडीएस नहीं काटोगे। सबसे पहले ही लिखा है नो डिडक्शन, टीडीएस नहीं कटने वाला। ठीक है ना, ये चीज याद रखते चलना, बड़े बहुत काम की चीजें हैं, ये सब चीजें काम आएंगी आप। ठीक है, देखना, अ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर दिस सेक्शन, यानी कि सिंपल सी बात क्या कह रहा है, अगर आपका 194 ओ में टैक्स कट चुका है तो किसी और सेक्शन में टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। लिख लो, हिंदी में लिख लो, अगर 194 ओ में टैक्स कट चुका है तो किसी और सेक्शन में टैक्स डिडक्ट नहीं हो सकता है। बट सपोज करो, बट मेरी बात सपोज करो, 194 194 ओ और 194 एस के बीच में लड़ाई हो जाए, 194 ओ और 194 एस के बीच में लड़ाई हो जाए कि कौन जीतेगा, 194 ओ जीतेगा कि 194 एस जीतेगा, यानी कि कोई सपोज कर लो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही आप क्या कर रहे हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही आप क्या कर रहे हो, मतलब आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वगैरह भी सेल कर रहे हो, तो 194 भी एप्लीकेबल हो सकता है और 194 ओ भी हो सकता है क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया। तो इन दोनों की जब लड़ाई हो जाए तो कौन जीतने वाला है, तो सरकार कहती है अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए ना तो 194 एस जीतेगा और बाकी हर केसेस में 194 ओ ही हमेशा जीतेगा। क्या, हर केस में 194 ओ ही हमेशा जीतेगा, किसी भी सेक्शन के साथ लड़ाई हो जाए, एच के साथ हो जाए, बी के साथ हो जाए, जिस भी सेक्शन के साथ सोच सकते हो उस सेक्शन के साथ लड़ाई हो जाए, हर जगह पर 194 ओ जीतेगा। पर अगर 194 ओ की 194 एस के साथ लड़ाई हो जाए तो 194 एस जीतेगा, 194 ओ हार जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो 194 एस क्या है, एक वीक पॉइंट है, क्या है, एक वीक पॉइंट है, कि अगर 194 ओ का क्या है, वीक पॉइंट है, अगर 194 एस के साथ लड़ाई हो गई तो 194 ओ क्या करेगा, हार जाएगा, और 194 ओ बाकी हर केसेस में जीतेगा। ये वाली बात लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नीचे जो क्लेरिफिकेशंस आई है ना उसमें भी काम करना पड़ेगा, उसमें भी काम करना पड़ेगा। इज दिस ओके, क्लियर, आ जाओ। यही क्या है, the transaction in respect of which tax has been deducted by the e-commerce operator under this section यानी कि 194, or which is not liable to deduct under the aforesaid point shall not be liable to deduct tax under any other provisions of this chapter। तो इस चैप्टर के किसी और प्रोविजन में आप टैक्स डिडक्ट करने तो बिल्कुल भी मत आना। Is this point clear? आ जाओ। Provision of this services shall not apply to any amount or aggregate of amount received or receivable by an e-commerce operator for hosting advertisement or providing any other goods or services which are not in connection with the sale of services referred to in the section। ये किसकी बात कर रहा है, थोड़ा सा बताना। कुछ लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो ये सब चीजें इसने क्यों मना करी हैं, कि एडवर्टीजमेंट होस्ट कर रहे हो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो मत आना, या फिर कोई और अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो इस सेक्शन में मत आना, जो इस सेक्शन में सर्विसेज और सेल्स दे रखी हैं उसके अलावा अगर आप कोई और सर्विसेज वगैरह कर रहे हो तो इस सेक्शन में मत आना। तो कौन सा सेक्शन में जाए हम, ये वाली बात क्यों लिखी हुई है, थोड़ा सा ज्ञान दो हमें, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करो। बताना, ये वाला पॉइंट क्यों लिखा गया है। देखते हैं किसको समझ आ रहा है, कोई दिमाग लगा के पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ओ भाइयों, ब्लॉक टेस्ट शुरू होने वाला है।
ब्लॉक टेस्ट वगैरह शुरू होने वाले हैं, टेस्ट शुरू होने वाले हैं, एग्जाम में 2 महीने बचे हैं अब। करेक्ट। अब एक दिन और है बस, अगस्त में 2 ही महीने बचे हैं अब आपके। तुषार कह रहे हैं क्योंकि सर ये 194C में चले जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात है, ये तो कह रहा है होस्टिंग ऑफ वेबसाइट। 194C में तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जाते हैं ना। अब ये मान लो, ये तो कह रहा है कि होस्टिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो या फिर कोई और अदर सर्विसेज कर रहे हो जो इस सेक्शन में नहीं लिखी, तो इस सेक्शन में मत आना। पता है, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट और कोई गुड्स और सर्विसेज की वो बातें करते हैं संध्या जी, ये सब छोड़ो। 194H इसमें याद करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और याद करो। क्या याद करना है? होस्टिंग एडवर्टीजमेंट हो या फिर कोई और गुड्स और सर्विसेज की प्रोविजनिंग हो, आप कहाँ जाते हो? आप इक्वलाइजेशन लेवी में चले जाते हो। इक्वलाइजेशन लेवी में याद करो 2% 6% का टैक्स रेट है। याद करो, 2% और 6% है, ये सब होस्टिंग एडवर्टीजमेंट। वहां होस्टिंग एडवर्टीजमेंट पर भी टैक्स आता है। याद करो, आ रहा है याद कुछ? हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है। ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी की बात चल रही है इधर, इसलिए इधर मत आना, इक्वलाइजेशन लेवी में चले जाना। ठीक है ना। उसके बाद देखो, स्टेटूटरी अपडेट अब हमारे को देखनी है। स्टेटूटरी अपडेट की बात करते हैं हम। स्टेटूटरी अपडेट नवंबर 24 की अब हमें देखनी है। आ जाओ, सबसे पहले हम स्टेटूटरी अपडेट ही देखेंगे। स्टेटूटरी अपडेट है 6 पेज की, 6 साढ़े 6 पेज की, बट इस अपडेट में कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं, कुछ भी नहीं है इस अपडेट में। ये अपडेट सबसे ज्यादा इजी अपडेट। चलो, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इजी अपडेट को। मैं इसमें जब तक वो बना लेता हूँ, एक कॉपी खोल लेता हूँ। कॉपी एक मैं बना लूं, उसके बाद आप लोगों को इसी में समझाता हूँ। बड़ा इजी। इसके लिए पता है, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सरकार वगैरह को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगी, तो मुझे ये समझाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये होगा बड़ा इजी। ठीक है ना। आ जाओ, मैं कॉपी बना लूं। बन गई बन गई बन गई, आ जाओ आ जाओ। कॉपी बन गई मेरी। अब लिखने का काम थोड़ा सा शुरू कर लो, क्योंकि स्टेटूटरी अपडेट है और मुझे लगता है ये टेस्टेबल स्टेटूटरी अपडेट है। चाहे नवंबर मई 24 में 194 ओ टेस्ट हो चुका है, सीआई दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है। ठीक है ना। इजी है पर अच्छा है। स्टेटूटरी अपडेट फॉर नवंबर 24, सेक्शन 194 ओ। सेक्शन क्या है? 194 ओ। आ जाओ, अब इसके लिए सबसे पहले एक है ना चीज समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस समय सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट पर थोड़ा सा एक्टिव ना रहें। जब मैं पूछूं सिर्फ तभी जवाब दें, चैट पर थोड़ा सा कम एक्टिव रहें। और इस समय सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दें। ठीक है ना। आ जाओ, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना। अभी इस समय जब तक मैं ना पूछूं तब तक चैट पर कुछ मत लिखना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट है जो सरकार 2 साल पहले आज से लेकर आई थी, ONDC। आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा कि ONDC क्या है। आज से 2 साल पहले सरकार ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। सरकार ये कॉन्सेप्ट क्या लेकर आई? सबसे पहले, ONDC है क्या? ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। यानी कि क्या? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये लाने के पीछे का लॉजिक समझते हैं तो अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझ आएगी। अमेंडमेंट पूरे के पूरे इसी कॉन्सेप्ट पर घूम रही है। और अमेंड आईसीआई ने सिर्फ इसका नाम लिखकर छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाया कि ओएनडीसी है क्या। पूरी की पूरी अमेंडमेंट इस ओएनडीसी के लिए आई हुई है, तो इस ओएनडीसी को अभी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार लेकर आई है, भारत सरकार लेकर आई है, तो भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है। पहली बात, भारत सरकार का इनिशिएटिव क्यों है? इसके पीछे के 3 कारण है। पहला कारण है कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल इकोनॉमी है उसको क्या करना चाहती थी? बढ़ावा देना चाहती थी। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? उसके लिए सरकार चाहती थी कि सब लोग डिजिटल कॉमर्स पर जुड़े। पर सब लोग डिजिटल कॉमर्स पर जुड़े, ओएनडीसी जैसा मैं आदमी, मतलब ओएनडीसी छोड़ो, डिजिटल कॉमर्स से जुड़े, और मुझ जैसा आदमी डिजिटल कॉमर्स के नाम पर सिर्फ 2 से 3 ही वेबसाइट जानता है। क्या जानता है? 2 से 3 ही वेबसाइट जानता है। कौन सी जानता हूं मैं अमेजोन जानता हूं, मैं फ्लिपकार्ट जानता हूं, मैं स्नैपडील जानता हूं। कभी और कपड़े वपड़े खरीदने हो तो मीशो वगैरह आ गए हैं, वो वाली ऐप है। मुझे मतलब गिनती से 4-5 ऐप मुश्किल से याद होंगी या फिर पता होंगी, इन्हीं से मैं सब ट्रांजेक्शन करता हूँ। हर आदमी को पता ही नहीं है। हो सकती है इस देश में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कई सारे हो,
अमेज़न जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे कई सारी और कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं, बट मुझे पता है क्या? नहीं पता। ठीक है ना? पहली प्रॉब्लम क्या है? बायर को पता ही नहीं है। इतने सारे ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम अब सेलर की समझना। सेलर की समझने वाली प्रॉब्लम क्या है? सपोज करो मुझे सिर्फ मतलब बायर को सिर्फ पता क्या है? अमेज़न पता है। बायर को फ्लिपकार्ट भी नहीं पता, बायर को कुछ नहीं पता। बायर को क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पता है और सेलर को सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? फ्लिपकार्ट पता है। सेलर को भी नहीं पता अमेज़न जैसी कोई चीज़ है, सपोज करना। सेलर को भी नहीं पता अमेज़न जैसी कोई चीज़ है, उसको भी क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? फ्लिपकार्ट पता है और मुझे भी क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई, हम दोनों का मिलन कैसे होगा? हम दोनों का मिलन कैसे होगा? मैं कोई प्रोडक्ट खरीद कैसे पाऊँगा? मुझे अमेज़न पता है, उसको फ्लिपकार्ट पता है, मैं अमेज़न पर जाके सर्च कर रहा हूँ, वो अपने वो किस पर वो अपना उस फ्लिपकार्ट पर जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठा है। हम दोनों का मिलन कैसे होगा? हम दोनों एक-दूसरे को देख कैसे पाएँगे? हम दोनों एक-दूसरे का सामान खरीद कैसे पाएँगे और हम उसको बेच कैसे पाएँगे? प्रॉब्लम ये थी सरकार के सामने। कि भाई है तो बहुत सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, पर इस देश को, इस जनता को पता ही नहीं है ना कि कितने सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर इधर ऑपरेट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सरकार के लिए सबसे बड़ी ये थी। तो सरकार इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई 2 साल पहले और सरकार कहती है ओएनडीसी आएगा। ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, यानी कि इसमें ये हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं कि जैसे आप ये प्लेटफ़ॉर्म हम किस सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर से क्या कर देंगे? लिंक कर देंगे। जैसे पेटीएम होगा, पेटीएम से लिंक कर देंगे। पेटीएम भी तो सामान वगैरह बेचता है। पेटीएम से आप चले जाओ तो उसमें भी सामान वगैरह मिल जाते हैं आपको। एक अमेज़न पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, स्नैपडील, मीशो, जितने भी आप जो ऐप्स हो सकते हैं, यूनिडेज भी बेचता है आजकल सामान तो। यूनिडेज भी है। तो ये सारे जितने भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, इनके पास चले जाओ, इनके किसी भी ऐप पर जाओगे, किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कंपैरिज़न करते हुए। जैसे ही मैंने सर्च किया, मेरे को क्या पता था? अमेज़न पता था। बायर को क्या पता थी? अमेज़न पता थी। ठीक है ना? अब क्या हुआ? मुझे खरीदना था, सपोज़ करो मुझे कुछ खरीदना था, क्या खरीदें? सपोज़ करो मुझे कुछ खरीदना था कैलकुलेटर। ये समझ सपोज़ करो मुझे खरीदना था कैलकुलेटर। ठीक है ना? ये कैलकुलेटर मुझे खरीदना था। अब मैं गया और मैंने लिखना शुरू किया अमेज़न पर। अमेज़न पर लिखना क्या शुरू किया? कैसियो का कैलकुलेटर मुझे चाहिए, 12 डिजिट वाला कैलकुलेटर मुझे चाहिए। है ना? कैसियो का 12 डिजिट वाला मुझे क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। मैंने जैसे ही अमेज़न पर टाइप किया, पहले तो अमेज़न पे जितने सेलर लिस्ट होते थे वही दिखाते हैं। अभी भी क्या दिखाते हैं? अमेज़न के सेलर्स ही लिस्टेड दिखाते हैं क्योंकि अभी ये पूरा का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। अभी सबसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा-सा समय लगेगा सरकार को। ठीक है ना? तो ओएनडीसी की बात चल रही है, तो जैसे ही मैं गया अमेज़न पर, अभी तक मुझे क्या दिखाता है? अभी तक जितने भी सेलर्स अमेज़न पर लिस्टेड हैं, सबकी उसकी डिटेल्स आ जाती है। इस पर इतने का मिल रहा है, इस पर इतने का मिल रहा है, इस पर इतने का मिल रहा है। सरकार क्या करते है मतलब अमेज़न क्या करता है? उस पर जितने भी लिस्टेड है, सबकी डिटेल्स दे देता है। बट सपोज़ करो, अब ओएनडीसी में होने क्या वाला है? ओएनडीसी हो जाएगा ना, तो आपको पता है क्या दिखाएगा? जैसे ही आपने लिखा कैशियो का 12 डिजिट का आपको वो चाहिए कैलकुलेटर, वो उठाएगा सब जगह से डिटेल। हर ई कॉपरेटर जो भी उससे लिंक होगा, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या करेगा? इंफॉर्मेशन निकलवाएगा कि बता तेरे यहाँ पे कितने का मिल रहा है, तेरे यहाँ पे कितने का मिल रहा है, तेरे यहाँ पे कितने का मिल रहा है। तो सारी डिटेल्स मुझे एक साथ दे देगा। अमेज़न पे इतने का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इतने का मिल रहा है, स्नैपडील पर इतने का मिल रहा है, यूनिडेज पर इतने का मिल रहा है, इस पर इतने का मिल रहा है, इस पर इतने का मिल रहा है। सब मुझे एक साथ में ही पूरी डिटेल दे देगा। जैसे होटल कंपेयर वगैरह आजकल ऐड वगैरह आते हैं ना, होटल प्राइसेस कंपेयर करो, कौन से ऐप होते हैं वो लोग, वो तो उसी तरीके से उसी बेसिस पर क्या बनने वाला है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेशंस भी होने वाले हैं। आप अमेज़न पे कुछ सर्च करो, आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करो, आप पेटीएम पे कुछ सर्च करो, हर चीज किस पर आ जाएगी? हर चीज आपको कंपैरिजन पार्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप वो भी सर्च करते हो ना, आप स्विगी जोमेटो पर जाते हो तो स्विगी जोमेटो पर जितने सारे सेलर्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं, पर स्विगी पर जितने लिस्टेड है सिर्फ वही आते हैं, जोमेटो पर जितने लिस्टेड है अभी तक वही आते हैं। पर क्या हो कि अगर मैं स्विगी पर सर्च करूं कि मुझे आज डोसा खाना है, अगर मैंने डोसा खाना है स्विगी पर सर्च किया और मुझे जोमेटो पर जो लिस्टेड है ना वो वाला सेलर भी दिख गया कि हाँ ये जोमेटो पर लिस्टेड है, इसके यहाँ पर इतनी प्राइसिंग है ना, और इसके यहाँ पर इतनी प्राइसिंग दे रहा है, तो मैं आराम से अपनी चॉइस बना सकता हूँ मुझे किससे खरीदना है। मुझे सस्ते में खरीदना है तो मैं कोई सबसे लोएस्ट प्राइस चूज करूंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो मैं जो भी मेरे अच्छी क्वालिटी में जो भी मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, मैं वहां पर जाके परचेज कर लूंगा। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट कि अब ये क्या है, अभी कुछ समय में ये ऑपरेटिव हो जाएगा
बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? अगर मैं आपको दिखाऊं अगर आप लोगों को दिखे थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊं। देखो सरकार की, ये देखो सरकार की ओएनडीसी वेबसाइट है, ठीक है ना? देखो ये ओएनडीसी वेबसाइट है, अगर आपको दिख रही होगी, सरकार की ओएनडीसी वेबसाइट है। इस पर कहता है एवरीवन कॉमर्स, वेयर एवरी एनीवन कैन सेल एंड एवरीवन कैन बाय फ्रॉम ईच अदर ऑनलाइन। सब आपस में सेल कर सकते हैं, सब आपस में क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब मैं करूंगा हाउ टू ज्वाइन। जैसे मैंने हाउ टू ज्वाइन किया तो पूछ रहा है क्या बनना चाहते हो, स्टेप टू पार्टनर, साइन अप करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, वो सब बात करता है ये, ठीक है ना? मैंने कहा साइन अप कर ले, आजा साइन अप करेंगे। अब मैं साइन अप करने पर आ गया तो पूछ रहा है, देखो ओएनडीसी नेटवर्क की बात करो, यानी कि आप कौन हो, सर्च फॉर ओएनडीसी पार्टिसिपेंट योरसेल्फ, या फिर अपने आप खुद ही पार्टिसिपेंट है तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर करो, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन आपको हटना है ओएनडीसी से तो अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दो, हटा दो। ये समझ आया? स्टार्ट सेलिंग ऑन द ओएनडीसी नेटवर्क। ये क्या है, सरकार इसको बना रही है, ये चीजें बन चुके बट उससे लिंक करनी है। ओएनडीसी ऐसा प्लेटफॉर्म तो बन चुका है, बट अब उसे अमेजोन से भी लिस्ट उसे वो करना है, अमेजोन से भी उसको मैनेज करना है, उसको लिंक करना है, फ्लिपकार्ट से भी लिंक करना है, हर ओएनडीसी हर ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। देखो ये सब बना हुआ है, बिगिन जर्नी एज अ ओएनडीसी पार्टिसिपेंट, तो आप प्रोसीड एज एन ओएनडीसी पार्टिसिपेंट करोगे। देखो मैं करके देता हूँ, तो उस पर देखो मेरी सारी डिटेल्स मांग रहा है वो, फर्स्ट फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दो, ईमेल एड्रेस दो, ये सब दो, ये सब दो, फिर साइन अप होगा, फिर उसके बाद वो काम होगा। तो इट इज अ पोर्टल जो अभी काम में चल रहा है, तो सरकार अभी इसके बारे में क्या कर रही है, जानकारी ले रही है, ठीक है ना? मतलब इसको फिर लिंक करने का काम अभी सरकार क्या करेगी, बाद में करेगी। इतनी बात समझ आई कि ओएनडीसी क्या है? तो देखो एक एग्जांपल समझो, देखो क्या है, बायर है, यहां पर कौन है, मैं शब्द अच्छे अच्छे यूज करूंगा। अब आप लोगों को हिंदी समझ आ गई, अब अंग्रेजी की शब्द यूज करते हैं। बायर है, अब मैं यूज करूंगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। आई नो, अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आप समझ गए होंगे कौन होता है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होता है सेलर, ठीक है ना? शब्द आप सेलर नहीं लिखोगे, आपको ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ही लिखना पड़ेगा। तो जितना जल्दी इससे यूज टू हो जाओ कि सेलर ना बोल के ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बोलने लग जाओ, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ठीक है ना, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट की बात यहां पर कर लेते हैं। ओएनडीसी का कॉन्सेप्ट समझ आया? सबसे पहले ओएनडीसी का कॉन्सेप्ट था, बायर ने क्या किया, बायर है सामने और कौन है, ई कॉमर्स सेलर है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। अब देखो मुझे तो क्या पता था, बस मुझे तो सिर्फ एक अमेजोन ही पता था। मैं गया अमेजोन के पास, अमेजोन अमेजोन मुझे है ना कैशियो का 12 डिजिट का क्या चाहिए, मुझे है ना कैशियो का 12 डिजिट का कैलकुलेटर चाहिए। मुझे कैशियो का 12 डिजिट का क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, उसकी प्राइस बता दे। अब अमेजोन ने तो अपने सेलर्स को बताए, अपने अमेजोन ने अपने तो बताए, बट अमेजोन को अब ओएनडीसी से लिंक अगर अमेजोन हो गया तो उसको भी सबकी बतानी पड़ेगी। तो वो बताएगा, अब देखना वो बताएगा, फ्लिपकार्ट पर इतने का मिल रहा है, स्नैपडील पर इतने का मिल रहा है, इस पर इस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ऑपरेटर पर इतने का मिल रहा है, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर पर इतने का मिल रहा है। वो सारी एक लंबी चौड़ी आपको लिस्ट निकाल के दे देगा हर ई कॉमर्स ऑपरेटर की, ठीक है ना? हर ई कॉमर्स ऑपरेटर की क्या कर देगा, लिस्ट निकाल के देगा। अब सपोज करो मुझे लगा सबसे लोएस्ट प्राइस किस पर मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। मुझे क्या लगा कि सबसे लोएस्ट प्राइस किस पर मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, तो मैं चला गया फ्लिपकार्ट के पास। आजा भाई, अब देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक और ऐड हो गया। मैंने कहा फ्लिपकार्ट से खरीदना है मुझे, मैंने सीधा किया अमेजोन से ही पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट अमेजोन से ही करूंगा, अमेजोन को ही करूंगा। मतलब मैं खरीदूंगा भी अमेजोन की ऐप से, पेमेंट भी मैं अमेजोन को ही करने वाला हूं। बाद में वो अमेजोन फ्लिपकार्ट को देता रहेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है क्या? नहीं, मेरे पास तो ऐप ही किसका है, मेरे पास तो ऐप ही अमेजोन का है। तो पे भी मैं अमेजोन को ही करूंगा, अमेजोन के ऐप से अमेजोन को ही पे करूंगा। इतना इसी प्राइस को पे करूंगा जो फ्लिपकार्ट की प्राइस है, उसी प्राइस को पे करूंगा। तो मैंने अमेजोन को, सपोज करो मैंने अमेजोन को पे कर दिया 500 रुपए। मैंने अमेजोन को कितने पे कर दिए, 500 रुपए पे कर दिए। अमेजोन कहेगा इसने मुझसे तो खरीदा नहीं है, इसने खरीदा फ्लिपकार्ट से, तो वो कहां जाएगा, अमेजोन जाएगा फ्लिपकार्ट को, ये ले भाई एक काम कर, 497 रुपीज रख, 3 रुपए का मेरा क्या है, कमीशन है। मैंने अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तो 3 रुपए का मेरा कमीशन हो गया, तू अपने रख 497। इन दोनों के बीच में आपस में बीच में अग्रीमेंट होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कितने का तू कमीशन रखेगा, कितने का तू कमीशन रखेगा, वो आपस में देख लेंगे ये लोग। तो अमेजोन के ऊपर कितने का कमीशन कटा, अमेजोन ने कितना रखा कमीशन, 3 रुपए रखा, और 497 ऐसे पास ऑन कर दिया। अब फ्लिपकार्ट को देखना, फ्लिपकार्ट भी तो पूरा पैसा नहीं रख सकता,
सकता ना, उसे भी तो सेलर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पैसा देना है ना, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो ये इसने क्या किया, इसने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पैसा दिया, कहता है ये ले रख 495 रुपीज रख, 2 रुपए का मेरा कमीशन, 2 रुपए का क्या है, मेरा कमीशन है। अब देखना, अब ये ट्रांजेक्शन बनी, 500 रुपए मैंने दिए, इसको भी एक काम कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, ये कलर चेंज कर लिया हमने। अब देखो 500 रुपए इसके हैं, मैंने क्या किया, एक बायर ने 500 रुपए दिए किसको, अमेजोन, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को 500 रुपए दिए, उसने अपना कमीशन रखा, है ना, और उसने ट्रांसफर क्या कर दिए, बाकी के 497 रुपीज किसको ट्रांसफर कर दिए, फ्लिपकार्ट को ट्रांसफर कर दिए। फ्लिपकार्ट अपना कमीशन रखा 2 रुपए, और क्या पूरे का पूरा 495 क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाना, और थोड़ी सी बुद्धि लगा कि अब मुझे आंसर देना शुरू करना। अब मुझे बताओ सबसे पहले किस अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, 495 पर कटेगा, 497 पर कटेगा, या 500 पर कटेगा, इतना सबसे पहले मुझे जवाब दे दो जल्दी से। चैट बॉक्स अब खुले हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट जो समझाना था वो समझा दिया मैंने, अब मेरे को जल्दी से एक जवाब दे दो, टीडीएस कटेगा किस पर, 500 पर कटेगा, 497 पर कटेगा, या 495 पर कटेगा, जल्दी से। ये अभी हम पढ़ कर आए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और पूछने का हक है मेरा, देखो अभी पढ़ा कर आया हूँ। तो बताओ टीडीएस कटने किस पर वाला है, कौन काटेगा क्या नहीं काटेगा। अब देखो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, तो अब देखना पड़ेगा कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा। तो चार कह रहे हैं सर 500 पर काट दो, और लोग क्या कह रहे हैं, 500 पर काट दो, 497 पर, या 495 पर काटू, बताओ किस पर काटूं। आप लोगों को क्या लगता है किस पर काटना चाहिए मुझे, तो 497 पर काट दूं, या 495 पर ही काट देता हूँ, छोड़ो ना, मिला तो 495 ही है ना फाइनली, किस पर काटूं। अभी हम पढ़कर आए हैं क्या, संदीप जी भी कह रहे हैं 500 पर काट दो, संध्या जी भी कह रही है 500 पर काट दो, क्यों काट दो, क्योंकि हम अभी पढ़कर आए हैं टीडीएस तो ग्रॉस अमाउंट पर ही कटता है, ये कोई अलग से सेक्शन थोड़ी ना है, ये तो एक क्लैरिफिकेशन इशू कर रहा है, तो क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए भी सेक्शन थोड़ी ना बदल देगा, तो सेक्शन नहीं बदल सकता, तो टीडीएस तो ये बात कंफर्म हो गई, कटना 500 पर ही है, टीडीएस कटना 500 पर ही है, कटेगा कितनी रेट से, कटेगा भी एट द रेट ऑफ 1% ही, ठीक है ना, जो 194 ओ की रेट है उसी रेट पर क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, काटेगा कौन, पता चल गया, कटेगा किसका, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का कटेगा, कटेगा कितने पर, 500 पर, कितने रेट से कटेगा, 1% से। अब काटेगा कौन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, दो लोग आ गए, अमेजोन भी आ गया, फ्लिपकार्ट भी आ गया, अब बताओ काटेगा कौन, अमेजोन काटेगा या फ्लिपकार्ट काटेगा, क्या लगता है, क्या लगता है, अमेजोन काटेगा या फ्लिपकार्ट काटेगा। देखो प्रैक्टिकली अब ये चीजों को खुद से धीरे धीरे समझोगे ना, पूरे फ्लो को समझोगे, तो अमेंडमेंट में कुछ नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट भी नहीं है, मैं अमेंडमेंट कह ही नहीं सकता, इट इज जस्ट लाइक अ क्लैरिफिकेशन जो ओएनडीसी के लिए आई है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। जल्दी से बताओ काटने वाला कौन है, अमेजोन काटेगा या फ्लिपकार्ट काटेगा। संध्या जी कह रही है अमेजोन से कटवा लो, संदीप जी कह रहे हैं फ्लिपकार्ट से कटवा लो, और कौन काटेगा, तुषार किसको कटवाएं, अमेजोन को काटना चाहिए, सब कह रहे हैं अमेजोन को काटना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट, मतलब संदीप जी ने फ्लिपकार्ट का है, बाकी सबने क्या कहा है, अमेजोन का है। आ जाओ, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, अमेजोन का शब्द है, पहले हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कह रहे थे ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर में बस कुछ शब्द जुड़ने वाला है, देखना, और इसके नाम में भी कुछ एक शब्द जुड़ने वाला है, ये दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर तो हैं, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तो इनके नाम में रहेगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर तो इनके नाम में रहेगा, ठीक है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो नाम रहा। अब देखो अमेजोन किसने खोला था, अमेजोन किसने खोला था, मैंने खोला था या सेलर ने खोला था, ये बताना, बायर ने खोला था या सेलर ने खोला था अमेजोन, जल्दी से बताते जाओ, अमेजोन खोला किसने था, बायर ने कि सेलर ने, अमेजोन बायर ने खोला था या सेलर ने खोला था, जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़िया रखो अपनी तेज इस समय, स्लो होने का समय है ही नहीं अब। सेलर, संदीप, संदीप जी कहाँ गए, सेलर ने कब खोला, मैं था बायर, मेरे को सिर्फ अमेजोन पता थी, अमेजोन पर ही तो सारी चीजें देखी मैंने। ओ भाई ये अमेजोन देखो, कहाँ गए दोनों के दोनों, कहाँ भटक रहे हो, ये अमेजोन है, अमेजोन तो मैंने ही खोला है, देखो ये,
मैंने अमेज़न पे ट्रांज़ैक्शन करी थी, मेरे को अमेज़न से ही तो पता चला था, मुझे फ्लिपकार्ट ने ईज़ी है। हाँ, आ गए, सब आ गए। बायर, 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 वेरी गुड। तो अगर ये बायर ने अमेज़न खोला था, तो इसका नाम क्या दे दिया पता है अब? बायर साइड। बायर की साइड का क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। क्या है? बायर की साइड का क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ऐसे ही बताना। अब इस आदमी की, ये फ्लिपकार्ट का क्या नाम दे दूं मैं? ये बायर का साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर था, तो वो किसकी साइड का था? फ्लिपकार्ट किसकी साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर था? ई कॉमर्स ऑपरेटर था वो सेलर की साइड का। तो इसका नाम दे देंगे क्या? सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये चीजें आपको समझ आई? पहले तो इतनी बात बताओ कि बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है और सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, क्योंकि इस जगह पे दो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ चुके हैं। तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कौन बायर साइड है और कौन सेलर साइड है। इतनी बात समझ आई तो जल्दी से बोलो हाँ। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक मैंने अमेंडमेंट में गया क्या? मैं क्लेरिफिकेशन में गया क्या? बिल्कुल भी नहीं गया। याद क्या रखोगे? बिल्कुल भी नहीं गया। अब जो मैं बताने वाला हूं वो अमेंडमेंट का पार्ट आएगा। ये मैं बायर साइड सेलर साइड बता दी, ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बता दी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आएगा क्लेरिफिकेशन का पार्ट। अब क्या आएगा क्लेरिफिकेशन? देख, क्लेरिफिकेशन ये आया, टीडीएस काटेगा कौन? टीडीएस काटेगा कौन? क्योंकि अब यहां पर आ गए दो दो कौन आ गए? दो आ गए अब ई कॉमर्स ऑपरेटर। सिंपल सी, हमारे को तो पता है, जो हमने देखो 194 ओ याद करो, 194 ओ में क्या कर रहे थे? एक ही ई कॉमर्स ऑपरेटर था, जो सेलर को पेमेंट कर रहा था वही टीडीएस काट रहा था। तो यहां भी सिंपल इतना ही अडॉप्ट किया गया, इतना ही रूल अडॉप्ट किया, जो फाइनली सेलर को पेमेंट कर रहा है वही टीडीएस काटेगा। कौन? जो फाइनली टीडीएस किसको, जो फाइनली सेलर को पेमेंट कर रहा है वो क्या काटेगा? वही, सिंपल सी बात है, वही टीडीएस काटेगा और कोई टीडीएस नहीं काट सकता। इतनी बात समझ आ गई? तो यानी कि टीडीएस काटेगा कौन? टीडीएस तो काटेगा फ्लिपकार्ट। कौन काटेगा? फ्लिपकार्ट को ही काटना है, फ्लिपकार्ट को ही काटना है टीडीएस। तो ये फ्लिपकार्ट ही काटेगा जब ये पेमेंट करेगा ना ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो पेमेंट काटेगा तो कौन? फ्लिपकार्ट ही काटेगा। कितने पर काटेगा? 500 रुपए पर काटेगा। अभी डिसाइड करके क्या है हम? 500 रुपए पर काटेगा एट द रेट ऑफ 1%। 1%, रुपीज 500 पर कटेगा एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, सबसे पहली क्लेरिफिकेशन यही है कि पैसा काटेगा कौन, मतलब टीडीएस काटेगा कौन? तो टीडीएस सेलर साइड का कौन काटेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट काटेगा, हम नहीं काटेंगे, अमेजोन नहीं काटेगा। ठीक है ना? कौन काटेगा? सेलर साइड का। अब दूसरी क्लेरिफिकेशन समझना। दूसरी क्लेरिफिकेशन समझोगे तो आएगा मजा। ये 3 रुपए इसने रखे, 2 रुपए इसने रखे एज देयर कमीशन। 3 रुपए इसने रखे, 2 रुपए इसने रखे एज पर देयर कमीशन। तो सबसे पहली बात ये है, ये कमीशन है। तो इस कमीशन पर क्या 194 एच लगा दूं मैं कमीशन वाला? 194 एच लगा के इन दोनों का टीडीएस में 194 एच में काट लूं? जरा बताओ। ये दोनों कमीशन खोर हैं, इन दोनों ने 3 रुपए, उसने 2 रुपए का कमीशन रखा। इनका क्या मैं टीडीएस काट लूं? इन दोनों का टीडीएस काट लूं? जल्दी से बताओ। ये भी मैं पढ़ा के आ चुका हूं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्लैरिफिक ओएनडीसी के बेसिस पर इन्होंने बोला, नहीं तो मैं ये चीज समझा के अभी जस्ट आ चुका हूं। ओएनडीसी के बेसिस पर नहीं समझाया था क्योंकि वो 194 ओ में नहीं था। ठीक है ना? यहां पर था। विद रीजन बताओ भाई। नो बोल रहे हो तो विद रीजन बताओ। रीजन क्या है? नो नहीं काटना चाहिए, रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन, 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 रीजन तो नो सर, इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। रीजन क्या है संदीप जी? रीजन नहीं है ये। क्यों नहीं काटे हम? हमारे को तो काटने का मन कर रहा है, हमें तो काटना चाहिए। क्यों नहीं काटे हम? बताओ, रीजन चाहिए मुझे बस। मुझे रीजन दो। 194 ओ में कट होगा तो 194 एच में नहीं कट होगा। परफेक्ट रीजन। मैं अभी जस्ट समझा कर आया हूं, याद करो। आ जाओ, कहाँ गए सबके सब? जस्ट अभी समझा कर आया क्या? अगर 194 ओ लग गया तो किसी और सेक्शन में टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ लड़ाई किसके बीच में होगी? अगर 194 ओ और 194 एस के बीच में लड़ाई हो गई तो 194 एस जीतेगा, अदरवाइज हर केस में 194 ओ ही जीतने वाला है। और अगर 194 ओ जीतेगा तो 194 एच नहीं जीत सकता। और देखो 194 ओ जीत रहा है। यहाँ पर देखो टीडीएस 1% से ही कट रहा है। किस सेक्शन में कट रहा है? 194 ओ में कट रहा है। जब उस पर्टिकुलर पूरे ट्रांजेक्शन में कट चुका है एक बार 194 ओ से टीडीएस, तो 194 एच में आ मत जाना। ठीक है ना?
ये हो गई एक बात। अभी तक मैं क्लेरिफिकेशन पर आया नहीं हूँ, ठीक है ना? अभी तक मैं क्लेरिफिकेशन पे आया नहीं हूँ। मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, आपको क्लेरिफिकेशन बड़ी आसान लगने वाली है। मैं जब सब कुछ समझा दूँगा आपको, फिर क्लेरिफिकेशन बहुत आसान लगेगी। आप सिर्फ ऐसे देख के हाँ उड़ाओगे, अरे बहुत ईज़ी है सर, ये तो आता है, ये तो आता है। ठीक है ना? आ जाओ। अब एक और बात समझो। हाँ, सपोज़ करो। हाँ, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। हमारा ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ऐसे समझते हैं, आ जाओ। ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। कौन है ये ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट? हमारा सेलर है। सेलर भाई है हमारा। ठीक है ना? कौन है सेलर? अब बात क्या है, इसने इसके पास क्या था, फ्लिपकार्ट था। ये जानता ही सिर्फ फ्लिपकार्ट को था। तो फ्लिपकार्ट के पास गया, कहता है मुझे आपसे एक दिक्कत है। क्या कहता है? मुझे आपसे एक दिक्कत है। फ्लिपकार्ट वालों ने पूछा क्या दिक्कत है? कहता आप मुझे मतलब जितना भी मुझसे पेमेंट करवा दो, मतलब जितना भी मेरा सामान आता है या सामान जाता है, आप पूरे पर हर रोज दिन भर आप क्या करते रहते हो, कमीशन काटते रहते हो, दिन भर कमीशन काटते रहते हो। मुझे परेशानी हो जाती है आपका कितने कमीशन कट रहे हैं, कितने नहीं कट रहे हैं, उसका मेरे को ट्रैक रखने में बड़ी दिमाग खराब हो जाता है मेरा, कि आपने इस दिन 2 रुपए काट लिया, इस दिन 10 रुपए काट लिया, उस दिन 20 रुपए काट लिया, मेरे को ट्रैक नहीं रखा जा रहा, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। तो उसने कहा, फ्लिपकार्ट वाले ने, पर ये तो हमारा रूल है, हम तो कमीशन बेसिस पर ही तो काम करते हैं, हमारे को तो कमीशन तो चाहिए ही चाहिए। अब सर वो कहता है कि सेलर कहता है कमीशन देने में मना ही नहीं है, बट रोज रोज मत काटो। एक काम करो, 6 महीने का कमीशन जो हमारा यूजुअल बेसिस पर आता है, 6 महीने का कमीशन सपोज करो आता है कितना, 1 लाख रुपए। 6 महीने का कमीशन क्या आता है? 1 लाख रुपए आता है। एक काम करो, हे फ्लिपकार्ट, अभी से रख लो 1 लाख रुपए, ले, मैं आपको पूरा लमसम पेमेंट दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं पूरे का पूरा लमसम पेमेंट आपको कर रहा हूं। 1 लाख रुपए मुझसे अभी पकड़ लो, लमसम पेमेंट, 6 महीने तक मेरा कोई भी कमीशन मत काटना, जितना पैसा आ रहा है पूरा का पूरा पैसा क्या कर दो, मुझे ट्रांसफर कर दो। बट आप ये 6 महीने तक ना काटोगे नहीं। मेरा टीडीएस बार बार काटते हो, मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे को टीडीएस का मतलब मेरा वो कमीशन काट रहे हो बार बार, कभी इतना काट रहे हो कभी उतना काट रहे हो, मुझे समझ नहीं आता मुझे कितना मिल रहा है। तो उसने कहा लमसम पेमेंट आप रख लो, हमारे 6 महीने का ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का वो पड़ता है, 1 लाख रुपए का कमीशन बनता है। तो 1 लाख रुपए आप रखो, पकड़ो। अगर सेलर ने 1 लाख रुपए का सीधा लमसम पेमेंट कर दिया ऑफ द कमीशन, जो कि एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए एलोकेटेड नहीं है। क्या नहीं है? शब्द देखना, कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए क्या नहीं है, मतलब लिंक्ड नहीं है, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से लिंक्ड नहीं है। उसने क्या कर दिया, जनरल पेमेंट कर दिया 194, मतलब उसने जनरल पेमेंट कर दिया कमीशन का, कितने का, 1 लाख रुपए का। अब इसमें सवाल यह है, क्या ये 1 लाख रुपए का जो पेमेंट किया है, 194 ओ और 194 एच, कमीशन है, एच होगा। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आ गया तो क्या ओ लगा दूं या फिर एच लगना चाहिए? बोलो, क्या लगता है आपको? आप अपने हिसाब से बताएंगे, क्या मैं ओ लगा दूं या एच लगा दूं? इसको भी अच्छे से कर दो। ओ लगना चाहिए या एच लगना चाहिए, बोलो। देखते हैं कितने ज्ञानी बैठे हैं, किसको क्या कितना समझ आता है, जल्दी से आप लोग बताते हुए चलोगे। 194 एच में कटेगा फॉर लमसम, संध्या जी कह रही हैं, और कौन कह रहा है? और कौन क्या कह रहा है? मुझे इतना बता दो बस, और कौन कहना क्या चाहता है? 194 एच ओ, नहीं 194 ओ। संदीप जी कह रहे हैं 194 ओ, संध्या जी कह रही है 194 एच, और कौन क्या कह रहा है? तुषार, आपका क्या मत है, किस में काटता है? काटने भी कि नहीं काटे, छोड़ो सर मत काटो। क्यों काटने बेचारे का टीडीएस, मत ही काटो। सब बताएंगे तभी मजा आएगा ना। 194 ओ में काटो। यही क्लेरिफिकेशन है, और ये क्लेरिफिकेशन है आपकी क्या, टेस्टेबल क्लेरिफिकेशन है। ये वाली क्लेरिफिकेशन अच्छे से याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूं। वन, अगर आपने लमसम पेमेंट कर दिया, किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से लिंक्ड नहीं है अगर आपका कमीशन का पेमेंट,
तो वो कमीशन जो आप लमसम पेमेंट कर रहे हो वो 194H में जाके टैक्सेबल होगी, 194O में नहीं होगी। ये आपका क्लेरिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएच आएगी तो इस पर टेस्ट कर सकती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें आपका 194O नहीं लगने वाला, 194H ही लगेगा, और 194H क्या करेगा, जीत जाएगा। ये क्लेरिफिकेशन है। ये लमसम पेमेंट है। आप एक पर्टिकुलर किसी गुड्स के लिए आप नहीं कर रहे हो। अगर आप एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए करते रहते तो हमारे को पता था ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो ठीक है, हम ये समझ जाते कि आप सेल कर रहे हो, उससे लिंक्ड आप ये कमीशन कर रहे हो, तो हमें पता चलती ठीक है, हम 194O में काट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब आपने एक तरह से लमसम पेमेंट कर दी, एक तरह से आपने पूरा किसी एक वर्क परफॉर्म करने के लिए कि आप 6 महीने तक एक काम कर, 6 महीने तक क्या करेगा, 6 महीने तक तू तेरी वेबसाइट पर जो भी लोग आएंगे तो मुझे रूट करेगा, मुझे वो पूरा पैसा देंगे, तो मुझे पूरा पैसा देगा, और बस ये अभी रख इस काम के 1 लाख रुपए। तो इट इज जस्ट लाइक अ कमीशन, जो इसने एक वर्क परफॉर्म करने के लिए कमीशन ले लिया। 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर उसके हिसाब से आपको 194H में उसका कमीशन कटवाना पड़ेगा, फिर आपको वो एज अ कमीशन मानना पड़ेगा किसमें, 194H। ठीक है ना, तो उधर आपका 194H में जाके आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, ये आपकी क्लैरिफिकेशन है। बाकी का कुछ एक दो पॉइंट और रह गए कि कब हमें क्या सोचना है, कि जैसे कि आपको एक पॉइंट क्या रह गया है। अब देखो, मैंने अभी तक समझाया क्या, मैंने बार बार अभी तक ये समझाया कि फ्लिपकार्ट है, वो सेलर के पास जाके उसको क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है। सपोज करो कि फ्लिपकार्ट खुद ही सेलर हो, फ्लिपकार्ट क्या हो, फ्लिपकार्ट खुद ही एक सेलर हो, फ्लिपकार्ट खुद ही एक क्या हो, सेलर हो, तो फिर क्या करेंगे, बताना। ये भी सिचुएशन बन सकती है। फ्लिपकार्ट अपने भी तो चीजें बेचता है ना, अमेजोन अपनी भी तो चीजें बेचता है ना, तो उनमें भी तो ये खुद भी तो सेलर हो सकते हैं। अभी तो हम क्या कह रहे थे, सेलर अलग है, तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी भी तो बन सकती है कि सेलर वो खुद ही हो। समझे, तो ये एक क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। और बाकी के क्वेश्चंस में एक बार आपको इधर से बता दूं, एक क्लैरिफिकेशन में आप लोग ये क्लैरिफिकेशन आई होप पढ़कर आए होंगे। तो देखो क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया है, 194O है ना, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रही नीचे 194O, आ जाओ। अब देखना बड़ा आसान होने वाला है। 194O की पहले बात की गई है, एम्पावर करता है सीबीडीटी को विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टी दैट अराइज इन द गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। हाँ पता है, आप कोई हमारे को क्या दे सकते हो, क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। जब भी आपको इशू आएगा, जब भी हम लोगों को इशू आएगा, आप क्या कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन इशू कर सकते हो। अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी ने विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करी है कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। सबसे पहले अब आप समझते जाना, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं वो समझते जाना। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, who should deduct tax at source where there are multiple e-commerce operator involved in a transaction। देखो इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करी है, समझाया नहीं है व्हाट इज ओएनडीसी। मैं प्रॉपर्ली आपको समझाते हुए आया। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म क्या है, नेटवर्क क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, ये पूरी जब आप प्रॉब्लम समझोगे तो उसका आंसर भी समझोगे। तो इन्होंने क्या कहा कि सेलर साइड ईसीओ इन्वॉल्व इन द सेलर साइड फंक्शन, इन दिस केस देयर मे बी टू सिचुएशन। दो सेलर साइड ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या सेलर साइड ऑपरेटर है, तो दो सिचुएशन बन सकती है। कब सिचुएशन बन सकती है, वेयर द सेलर साइड ऑपरेटर इज नॉट द एक्चुअल सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यानी कि क्या था, मेरा फ्लिपकार्ट क्या कर रहा था, सेलर के पास जा रहा था, उससे कह रहा था ये आया तेरा ऑर्डर और जाके प्लेस करना है। तो यानी कि सेलर साइड यानी कि खुद फ्लिपकार्ट अपना सामान नहीं बेच रहा, वो किसी और का सामान बिकवा रहा है। तो जो अभी हम जस्ट पढ़ा के आए, तो देखो ये बायर था, ये बायर का साइड ईसीओ था। अब ये शब्द समझ आ रहा है, ये बायर के साइड का ईसीओ, ये अमेजोन है हमारे केस में, क्या है ये, अमेजोन है। और ये सेलर साइड ईसीओ, ये कौन है, फ्लिपकार्ट है। सेलर साइड ईसीओ यानी कि ये कौन है, फ्लिपकार्ट है। और ये कौन है, हमारा सेलर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो काटेगा कौन, देखो सेलर साइड का ईसीओ क्या काटेगा, आपका टीडीएस काटेगा। यही चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, पहली बात ये लिखी हुई है, सब चीज उसी को समझाया। दूसरी सिचुएशन पर आते हैं, जब सेलर साइड ईसीओ ही एक्चुअल सेलर है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वो अपना ही सामान बेच रहा है। तो सब अपना ही सामान बेच रहा है, तो देखो क्या कह रहा है, बायर वही ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ईसीओ 1 है ना, और ईसीओ 2 मेकिंग सेम पेमेंट टू सेलर। ईसीओ 1 इसने लिख दिया, जबकि लिखना चाहिए था क्या, बायर साइड का, बायर साइड का क्या है, ये ईसीओ है, और ये क्या है, सेलर साइड का ईसीओ है।
और जब ये सेलर को दे रहा है, ये सेलर को दे रहा है, और सेलर पता चला सेलर खुद ही एक एक ईसीओ ही क्या है, सेलर है। एक ईसीओ ही क्या है, सेलर है, यानी कि वो अपने ही गुड्स को बेच रहा है। तो जो सेलर साइड ईसीओ है वो अपने ही गुड्स को बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये टीडीएस काट लेगा। सपोज करो क्या हुआ, हम्म, सपोज करो, ये मान लो आप दो कर लेते हैं, ये हमारा फ्लिपकार्ट, या सॉरी ये हमारा अमेजोन, ये मेरा अमेजोन है, ये मेरा फ्लिपकार्ट है। अब सपोज करो फ्लिपकार्ट पर लिस्ट था सेलर कौन, स्नैपडील। स्नैपडील फ्लिपकार्ट पर ही लिस्ट था। अब जैसे ही मैं गया, मैंने कहा फ्लिपकार्ट पे इतने रुपए का मिल रहा है, मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, फ्लिपकार्ट देता, अरे भाई ये तो खुद ही एक इश्यू है, आपने ऑर्डर स्नैपडील से किया है, स्नैपडील का खुद का एक प्रोडक्ट आता है, सपोज कर लो स्नैपडील का खुद का एक प्रोडक्ट आता है, कहता है खुद ही सेलर खुद ही एक इश्यू है, तो क्या करें। तो सिंपल सी बात कहता है, इसमें भी दिमाग मत मारना, टीडीएस तो भाई ईसीओ टू ही काटेगा, फ्लिपकार्ट ही काटेगा। कटेगा कितना, ई कॉम कटेगा कितना, उसी रेट पर कटेगा, ग्रॉस रेट पर कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पर कटेगा, मतलब 1% पर कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पर कटेगा। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, सिंपल सा एक कंक्लूजन क्या बनाना है, जो फाइनली पेमेंट कर रहा है किसको, सेलर को, टीडीएस वही काटेगा ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, और टीडीएस काटेगा कौन, टीडीएस काटेगा कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब जो लास्ट में फाइनली पेमेंट कर रहा है वो काटेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। ये एग्जांपल से आपको, इससे आपको ये समझ आ जाएगा, ऑन द बाइंग साइड एन ईसीओ कुड बी प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू बायर, एंड ऑन द सेलिंग साइड द सेलर इटसेल्फ इज एन ईसीओ एंड इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद एन ईसीओ। ये ईसीओ खुद था, वो डायरेक्टली एक ईसीओ से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इन दिस सिचुएशन, सिंस ऑन द सेलिंग साइड द सेलर इटसेल्फ इज एन ईसीओ and is directly interacting with the ECO, the compliance under the section 194 is to be done by the ECO, which finally makes the payment or deemed payment of the seller of goods or services or both। इतनी बात समझ आई। कटेगा किस पर, देख लो, ग्रॉस अमाउंट पर कटेगा। यही वाली बात कर रहा है, काटोगे किस पर, काटोगे तो ग्रॉस अमाउंट पर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और टू द ईसीओ, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और डीम पेमेंट। वही वाली बात है जो अब हम 194 ओ में पढ़कर आए हैं। कुछ नई बात मैंने इसमें बोली क्या, नहीं बोली। अब इसमें देखना, बात समझना क्या कहना चाह रहा है ये। E-commerce operator may be levying convenience fees or charging commission for each transaction, and seller might levy logistic delivery charges। आप जब देखते हो, जब ऑर्डर आप करते हो, जब आप ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर के जो पेमेंट की डिटेल्स, अगर आप पेमेंट की डिटेल्स पर अगर क्लिक करके देखते हो, तो कई सारे चार्जेस लगे होते हैं, कन्वीनियंस फीस लगे होते हैं, डिलीवरी चार्जेस लगे होते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस, कई सारे चार्जेस लगने के बाद आपको एक फाइनल अमाउंट बताया जाता है। ठीक है ना। तो वो सारे अगर चार्जेस लग रहे हैं, डिलीवरी फीस लग रहे हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस लग रहे हैं फॉर द ट्रांजेक्शन, पेमेंट में ऑल्सो नीड मेड टू द प्लेटफॉर्म और नेटवर्क प्रोवाइडर फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन, वुड दीज बी अमाउंट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ। तो यानी कि जो आप डिलीवरी चार्जेस लगा रहे हो, जो आप कन्वीनियंस फीस लगा रहे हो, और लॉजिस्टिक चार्जेस, आप जो जितने सारे चार्जेस लगा रहे हो, उन पर भी क्या ग्रॉस, वो भी क्या ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूड होंगे, और उस पर भी 194 ओ कटेगा। ये क्लैरिफिकेशन सरकार देना चाहती है। तो सरकार सिंपल सी बात क्या कह रही है, सरकार कह रही है ग्रॉस अमाउंट मतलब ग्रॉस अमाउंट, पेयर ने, बायर ने जितना पेमेंट किया उतने पर टीडीएस कटेगा, बायर ने जितना पेमेंट किया उतने पर टीडीएस कटेगा, क्योंकि वही एक असलियत में क्या है, ग्रॉस अमाउंट है। तो देखो सरकार ने यही बात कही। सरकार ये एग्जाम्पल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इससे समझो ये एग्जाम्पल में भी वही बात की गई है, 118 वगैरह जो भी बात है वो यही है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट ने कितना पे किया, 100 रुपए की चीज पे करी, पर होम डिलीवरी वगैरह सब लगा के उसने फाइनली पे कितनी की करी, 118 रुपए उसने क्या किया, फाइनली पेमेंट किया। चीज 100 रुपए की थी, पर बाकी सारे चार्जेस वगैरह लगा के उसने फाइनली पेमेंट कितना किया, 118 का किया। बाकी सारे चार्जेस क्या थे, देखो 100 रुपए की तो चीज ही थी। अब ये समझना, सेलर की साइड आ गए, उसने चार्जेस किस किस चीज के लगाए, 100 रुपए तो उसी की थी, 5 रुपए पार्किंग के चार्ज लगाए, 10 रुपए शिपिंग के चार्ज लगाए, 3 रुपए किसके लगाए, कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस किसकी होती है, ये ई कॉमर्स जो ऑपरेटर वगैरह ले लेते हैं ना, ये वो वाली फीस होती है, जो पेमेंट गेटवे वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं, वो सब कन्वीनियंस फीस में आ जाता है। तो 3 रुपए से किए, तो 100 रुपए ये और 18 रुपए ये जुड़ गए, तो टोटल हमारे को 118 रुपए की पेमेंट बननी थी। क्या हुआ, टोटल अमाउंट 118 रुपए रिसीव हुआ, मतलब टोटल अमाउंट 118 रुपए होना चाहिए था।
अब क्या हुआ देखो, ई कॉमर्स इसने ऑपरेटर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो बायर है उसने क्या किया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसने क्या किया, बायर साइड ईसीओ पर गया। बायर साइड ईसीओ ने 118 रुपए तो रिसीव किए क्योंकि पेस ने 118 ही किया, बट इसने आगे पास ऑन क्या किया, आगे पास ऑन 117 रुपए किए, 1 रुपए का क्या रख लिया इसने, कमीशन रख लिया। ठीक है, आगे गया, इसके पास रिसीव कितना हुआ 117, क्योंकि यही इसने पे किया। इसने 2 रुपए रखे और इसको बायर को, सेलर को कितना पे कर दिया, सेलर को इसने पे कर दिया, सेलर को इसने पे कर दिया कितना, 115 रुपए। 115 रुपए सेलर ने रिसीव किया। टीडीएस किस पर काटे, कहते हैं ग्रॉस अमाउंट पर काटो। बायर ने पेमेंट कितना किया, हमने कहा बायर ने तो भाई 118 रुपए का पेमेंट किया, ये देखो 118 रुपए की फीस इसने पे करी है। तो सिंपल सी बात है, बायर ने 118 पे किया ना, तो आज डिडक्ट करना है टीडीएस ऑन 118। सिंपल सी बात है, डिडक्ट करेगा कौन, 118, और देगा कौन, ये सेलर साइड का ईसीओ काटेगा। काटेगा कौन, ये सेलर साइड का ईसीओ काटेगा। काटेगा कितने पर, 118 रुपए पर काटेगा। किस पे काटेगा, पूरे के पूरे 118 रुपए का पे काटेगा। देखो, इट इज दस हेयर क्लैरिफाइड दैट टीडीएस शैल बी डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ई साइड सेलर साइड ई कॉमर्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स 118 रुपए और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जो भी है 118 पर कटेगा। ठीक है, इतनी बात है, इसमें और कुछ है क्या। हाँ, ये कह रखा है हाउएवर सेक्शन 194 एस ओवरराइड सेक्शन 194 ओ। मैंने बताया था 194 एस और 194 ओ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, 194 एस जीतेगा। ठीक है ना, एंड स्टेट दैट इफ द टैक्स डिडक्टेड अंडर द 194 एस, नो टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194 ओ। ये बात अभी जस्ट ऊपर भी पढ़कर आ गए कि अगर 194 एस में कट रहा है, इन दोनों की लड़ाई हो जाए ओ और एस की, तो जीतेगा कौन, एस जीतेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। और ये कह रहा है a transaction on which the tax has been deducted by an ECO under section 194O, such transaction shall not be liable to TDS under any other provisions of this chapter। this chapter ये chapter number 17B किसका है, TDS का है। Accordingly this exclusion will also apply to the amount received by the ECO for provision of services। तो सिंपल सी बात है, ECO भी उस पर TDS नहीं काटेगा। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है ECO अमाउंट क्या रिसीव कर रहा है, ECO अमाउंट रिसीव कर रहा है कमीशन का अमाउंट। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर भी बताया था, कमीशन का अमाउंट पर टीडीएस नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि 194 ओ में कट चुका है। आप लोगों ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था। इज दिस पॉइंट क्लियर। तो ये सब वही बातें हैं, यही फर्स्ट एग्जांपल को, यही वाले एग्जांपल को क्या किया उसने, नीचे एकदम आराम से लिखता हुआ चला गया। ठीक है ना, कटेगा कितना, ग्रॉस अमाउंट पर कटेगा। पर ये वाली चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैरा है इंपॉर्टेंट। ये वाले पैरा को कर लो मार्क इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं अभी पढ़ा कर आया वही है, पढ़ा कर आया वही है। क्या मतलब, लमसम बेसिस पर उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, विच आर नॉट लिंक टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से नहीं है। उसने कमीशन क्या किया, कमीशन उसने पे कर दिया लमसम ट्रांजेक्शन में, देन दीज नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट। ये ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूड नहीं किया तो क्या हुआ, ये ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूड नहीं हुआ तो 194 ओ नहीं लगा। अगर 194 ओ नहीं लगा तो इसका हमने पहले भी डिसाइड कर लिया था। हमने डिसाइड क्या कर लिया था, अगर देखो कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए लिंक नहीं है, लमसम पेमेंट कर रहे हो, तो 194 वो तो हमने पहले ही मना कर दिया था। आपको जाना कहाँ था, आपको जाना 194 एच में था। तो इस केस में आपका 194 एच क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये देख लो, ये भी दोबारा से वही वाली बात कर रहा है। मैं वो बार बार वही वाली बात कर रहा था, मैं क्या कहूँ। बायर है, बायर साइड ईसीओ, बायर ने 100 रुपए दिए, इसने आगे पास ऑन कितने किए, 95, 5 रुपए का क्या रख लिया इसने, कमीशन रख लिया। ई कॉम सेलर साइड ई कॉमर्स है, अब ये सेलर है, इसने कितने का दिया, 85 का दिया। इसने क्या रखा, 95 और 85 यानी कि 10 रुपए ऐसा कमीशन रख लिया। इनवॉइस इज द सेलर फॉर 5 रुपए का, इसने क्या किया, सेलर साइड ईसीओ ने क्या किया, 5 रुपए का ऐसे वो किया। इनवॉइस द सेलर साइड ईसीओ फॉर 5 रुपीज, उसने 5 रुपए का क्या रखा, कमीशन रखा। तो इनवॉइस किसको कर दिया, इसको कर दिया सेलर साइड ईसीओ को, एक काम कर, मेरा कमीशन है 5 रुपए का, मुझे 5 रुपए का दे। और इसने इनवॉइस कर दिया 15 रुपए का, क्योंकि इसने टोटल इसको इन्वॉइस कर दिया। ईसीओ ने किसको इन्वॉइस कर दिया, मतलब ये आपको कमीशन चाहिए ना, तो आप कमीशन में इन्वॉइसिंग तो करोगे ना। कि जैसे कि देखो, आपको 100 रुपए के माल था, 100 रुपए में से आपने इसको 95 ट्रांसफर किया, तो आप ये बताओगे ना इनवॉइस में कि मैंने अपना 5 रुपए का क्या रख लिया है, कमीशन रख लिया है। ठीक है ना, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई तुम्हारे को 85 रुपीज दे रहे हैं। ये कहेगा क्यों भाई, मेरे तो 100 रुपए का सामान था, आप 85 क्यों दे रहे हो। कह रहा हमने टोटल 15 रुपए का कमीशन रख लिया है। हमने क्या रख लिया, टोटल 15 रुपए का कमीशन रख लिया, 100 और 100 से हमने 85 रुपए आपको दिए, 15 रुपए का कमीशन रख लिया। तो ये वाली बात इनवॉइस में लिखा के देगा। अब बात समझो, आ जाओ, ये वाली बात समझनी है। पॉइंट नंबर 3 की बात समझो।
How will GST, various other levies and taxes other than GST, such as VAT, sales tax, excise duty, CST, है ना, CST be treated when calculating gross amount? तो ये सब कैसे ट्रीट करोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो आप पेमेंट, आप इसमें क्रेडिट कब करते हो, मतलब इसका टीडीएस कब काटते हो, क्रेडिट और पेमेंट या फिर डीम्ड पेमेंट, जो भी आप कह लो, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब समझो मैंने कहा क्रेडिट अर्लियर है, क्रेडिट कब अर्लियर होगा, जब मेरे पास इनवॉइस होगा, जब मेरे पास इनवॉइस होगा तभी क्रेडिट अर्लियर होगा, तभी मैं बुक्स में डाल सकता हूं एंट्री। अब देखो जब इनवॉइस है मेरे पास, क्रेडिट के बेसिस पर किया है, यानी क्रेडिट के बेसिस पर जैसे ही मैंने कर दिया, यानी कि अब इनवॉइस है मेरे पास। अगर मेरे पास इनवॉइस है तो मुझे पता है उस पर जीएसटी का कंपोनेंट कितना है और मेरी सर्विसेज का कंपोनेंट कितना है, उसमें क्लियरली बाइफरकेशन होता है इनवॉइस में, पहले सारी सर्विसेज होती हैं, उसमें बाद में आप जीएसटी ऐड करते हो ना, तो सर मुझे प्रॉपरली बाइफरकेशन पता है। जब मुझे बाइफरकेशन पता है तो जीएसटी, जितने भी टैक्सेस वगैरह इन्होंने बोले, जीएसटी, वैट, सेल्स एक्साइज, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स और मतलब एक्साइज वगैरह, ये सब एक्सक्लूड कर देना, ये सब एक्सक्लूड कर देना। तो कह रहा है अगर आपका क्रेडिट में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, आप डिडक्ट कर रहे हो टैक्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, तो याद रखना 194, right? Tax has to be deducted under section 194 O on the amount credited without including such DST, various taxes, levies and taxes। यानी कि अब ये सब हटा देना, हमने वही बात करी, ये सब हटाना है। बट सपोज करो मैंने पेमेंट के टाइम पर क्या किया, पेमेंट अर्लियर है, टीडीएस काटना था, अब पता चला मेरा पेमेंट अर्लियर है, पेमेंट अर्लियर है यानी कि क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट नहीं है यानी कि मेरे पास इनवॉइस नहीं है। अगर इनवॉइस नहीं है और पेमेंट अर्लियर है, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया, यानी कि मुझे नहीं पता अमाउंट कितना जीएसटी का है, कितना मेरी सर्विसेज का, मेरे को नहीं पता। अगर नहीं पता तो सरकार क्या कहती है, सिंपल सी बात कहती है, अगर नहीं पता तो पूरे अमाउंट पर क्या कर दो, टीडीएस काट दो। तो कहता है अगर टैक्स अगर कट रहा है किस पर, पेमेंट बेसिस पर कट रहा है, और अगर आपको पेमेंट बेसिस, बिकॉज पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, तो क्या करना है, आपको होल अमाउंट पर टैक्स काटते हुए चलना है, टैक्स काटते हुए चलना है, होल अमाउंट पर काटते हुए चलना है, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद जीएसटी, वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्स कंपोनेंट टू बी इनवॉइस्ड इन द फ्यूचर। वो कितने का इनवॉइस करेगा, कितने का जीएसटी वगैरह लगाएगा, ये हमारे को आज नहीं पता चल सकता है। तो एक काम करो, सिंपल सी बात क्या है, आप पूरा का पूरा टीडीएस काट ही लेना, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वही सारी चीजें हैं, बार बार वही सारी चीजें रिपीट होंगी। आप बताना, हाउ विल एडजस्टमेंट ऑफ परचेज रिटर्न टेक्स प्लेस, ये परचेज रिटर्न वगैरह की बातें हम ऊपर भी देखो इसमें पढ़ेंगे। इसमें आएगा कहीं परचेज रिटर्न वगैरह का, जैसे सेल डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, रिबेट वगैरह है, इन सब में आप पढ़ोगे, फिर भी मैं ऊपर नीचे भी पढ़ा देता हूँ परचेज रिटर्न वगैरह की बातें। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ के ऑलरेडी आए होंगे, मेरे हिसाब से आप लोग सब पढ़ के आए होंगे, फिर भी चलो आ जाओ पढ़ते हैं। क्या कहता है, tax is required to be deducted under section 194 at the time of payment or credit, whichever is earlier. Therefore, before purchase return happens, the tax must have already been paid, had already been deducted under the section 184 on that purchase। In such case, आपका ऑलरेडी आपने क्या किया होगा, क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier क्या होगा, या तो अगर आपके पास इनवॉइस होगा तभी तो आप परचेज, या तो आपने पेमेंट कर दिया होगा तभी आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, या फिर इनवॉइस होगा, कुछ ना कुछ होगा तभी आप परचेज रिटर्न कर सकते हो। ठीक है भाई, परचेज रिटर्न किया तो आप क्या कंडीशन बन सकती है, जहां पर पैसा ही रिफंड हो गया अगेंस्ट द परचेज रिटर्न। आप देखो अमेजोन पे दो तरीके की फैसिलिटी मिलती है ना, याद करो, अमेजोन पे दो तरीके की फैसिलिटी फैसिलिटी मिलती है, रिफंडेबल, 7 डेज रिफंडेबल होता है, या 7 डेज रिटर्नेबल होता है। अमेजोन अगर आप कुछ चलाता है तो 7 डेज या तो रिफंडेबल होगा या फिर 7 डेज रिटर्नेबल होगा। 7 डेज रिटर्नेबल का मतलब क्या है, आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आपकी जो चीज खराब हुई है वो चीज हम आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, मतलब आपको नई रिप्लेस करके दे देंगे। और 7 डेज रिफंडेबल में क्या है, 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगी तो आप क्या कर देना, आप हमारे को प्रोडक्ट वापस कर देना, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो यही कह रहा, अगर पेमेंट जो मनी है वो रिफंड हो जाता है अगेंस्ट द परचेज रिटर्न, आप परचेज जो किया उसको रिटर्न कर दो, उसके एवज में क्या हो जाता है, मनी रिफंड हो जाता है। तो जो टैक्स कटा था पहले, मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बाय द डिडक्टर विद द सेम डिडक्टिंग इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो अगर अभी आपने परचेज रिटर्न कर दिया,
आगे जाके किसी फ्यूचर में आप दोबारा से इस ट्रांजेक्शन में इसी सेलर के साथ, इसी बायर के साथ आप दोनों फिर से किसी बंधन में बंधोगे, यानी कि फिर से आप कोई सामान वगैरह बेचोगे, इसी फाइनेंशियल ईयर में बेचोगे, तो क्या कर देना, टैक्स उसमें एडजस्ट कर देना, आने वाली ईयर में एडजस्ट कर देना। हमसे मांगने मत आना कि टैक्स दे दो, मैं तो रिफंड कर दिया, मैंने उसको टैक्स वगैरह सब रिफंड कर दिया, तो आप मुझे टैक्स का वो दे दो, क्रेडिट सरकार करती है, मुझसे मत मांगना, तुम आके एडजस्ट कर लेना। फर्दर द टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विल बी अलाउड एज क्रेडिट टू द सेलर। जो डिडक्ट किया था, डिपॉजिट किया था, वो अलाउड होगा, पर फर्दर आगे जाके अलाउड होगा, ठीक है ना, अभी मत मांगना हमसे। फिर क्या कहता है, गुड्स रिप्लेस कर दिए गए, यानी कि अब रिफंड नहीं हुआ, सिर्फ क्या कर दिया गया, गुड्स रिप्लेस कर दिया गया, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीडीएस तो उस पर भी कटा था, इस पर भी काटते एक ही चीज है, बस आपने क्या कर दिया, रिप्लेस करके दे दिया गुड्स को, तो कोई एडिशनल आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी अंडर द टैक्स, अंडर द सेक्शन 194 ओ। अब आओ, ये वाली बात मैं आपको समझाऊं, उसमें क्या समझाने जैसा है। कहता है हाउ विल डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर और एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और बाय द मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी ट्रीटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस अमाउंट। देखो सिंपल सी बात क्या होती है, कभी कभार तो डिस्काउंट क्या होता है, ये सेलर ही दे देता है, कभी कभार डिस्काउंट क्या दे देता है, ये सेलर ही दे देता है, पर कभी कभार ऐसा होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह अपना धंधा बढ़ाने के लिए कहते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेटर तो दे नहीं रहा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो डिस्काउंट दे नहीं रहा, सेलर तो डिस्काउंट दे नहीं रहा, तो ये अपनी तरफ से अपने कमीशन में से क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, तो क्या हुआ, ई कॉमर्स बायर ने, जो बायर है उसने 90 रुपए सेल किए, किसको दिए, 90 रुपए पे किए, किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर, किसको, बायर साइड ऑपरेटर ने, क्योंकि बायर साइड ऑपरेटर ने 10 रुपए का क्या दे रखा था, डिस्काउंट दे रखा था टू द बायर। तो वैसे ये 100 रुपए की ही चीज बेच रहा था, इसको तो 100 रुपए ही चाहिए, इसने 100 रुपए की चीज बेची, 100 रुपए ही इसे चाहिए, पर वो क्या कह रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए क्या किया, अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया। अगर उसने अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया, पेज 100 टू द सेलर साइड, उसने क्या किया, अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया ना, ये मेरी तरफ से डिस्काउंट है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए, पर इन्होंने क्या डिस्काउंट दिया, इसने क्या डिस्काउंट दिया, इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो ये तो आगे तो पे तो 100 रुपए ही करेगा पूरे के पूरे, कहेगा मैं अपनी तरफ से पे कर रहा हूँ ना, डिस्काउंट मैंने दिया है, तो मैं आपको पूरे आगे वाले लोगों को मैं तो 100 रुपए दूंगा, बस मेरे को तो बायर को बेनिफिट देना था, जिससे ज्यादा से ज्यादा बायर एनरोल करें, मेरी साइट पर आए, तो इसने क्या किया, इसने पेमेंट किया, ठीक है ना। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास भी पेमेंट आया, उसने क्या किया, कमीशन, अभी ये पूछ करो कमीशन वगैरह का केस ही नहीं है ना, इसने क्या किया, 100 रुपए फिर से किसको दे दिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे दिए, पार्टिसिपेंट को दे दिए, है ना, तो क्या हुआ, टैक्स किस पर कटेगा, टैक्स तो वही 100 रुपए पर कटेगा, डिस्काउंट वगैरह की बात छोड़ो, कटेगा किस पर, 100 रुपए पर कटेगा। तो सिंपल यही समझाएगा, ट्रीटमेंट क्या है डिस्काउंट का ऑफर्ड बाय द एक्चुअल सेलर, अगर एक्चुअल सेलर ही डिस्काउंट देते, यानी कि इस केस में ये सेलर ने ही डिस्काउंट दे दिया, तो सेलर को रिसीव कितना हुआ, सेलर को तो रिसीव 90 रुपए फाइनली, अगर इसे डिस्काउंट देता तो सेलर ने अपने गुड्स के दाम ही कम कर दिए, सेलर ने अगर अपने गुड्स के दाम ही कम कर दिए, यानी कि अब उसका गुड्स 90 रुपए का ही था, अब 90 रुपए का ही उसका गुड्स था, तो टैक्स भी कितने पर कटना चाहिए, 90 पर कटना चाहिए। तो देखो, where the discount is given by the seller itself, the seller would reduce the price of the product sold and services provided, तो reduce कर देगा, तो उसके लिए क्या है, ग्रॉस अमाउंट तो 90 ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेवल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपए की एमआरपी है, और सेलर क्या करता है, ऑफर करता है डिस्काउंट 10 रुपए का, और 90 रुपए में क्या करता है, आगे रिसीवेबल करता है किससे, बायर से, कि बायर भाई तू 90 रुपए दे दे। इन दिस केस द सेलर विल बी इनवॉइस द बायर ऑफ फॉर 90 एंड हेंस द टीडीएस विल बी कैलकुलेटेड एट 90 ओनली। बट अगर डिस्काउंट किसने दे दिया, ई कॉमर्स बायर साइड या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दे दिया, तो इसने कोई डिस्काउंट दिया क्या, इसने तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो आपको कितने पर, पूरा 100 रुपए इज द ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सेल्स, आपको कितने पर, 100 रुपए पर ही पूरा क्या करके देना पड़ेगा, आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा, एंड द टैक्स विल बी देयरफॉर बी डिडक्टेड बाय द बायर साइड ऑन द 100 रुपए, पूरे 100 रुपए पर कटेगा। आई होप ये पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ आ गई हो। जो 6 पेज की क्लैरिफिकेशन थी, आपको भी इसमें देखा होगा कि आपने इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है, और बड़े आसानी से आपको क्या हो गई होगी, समझ आई होगी, आई होप सो। अब आप लोगों के लिए चैट बॉक्स खुला है, जितना आप आराम से लिखना चाहें लिख सकते हो, 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, एक बार अगर आपको देखना है तो देख लो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, टीसीएस में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, टीसीएस करने वाले हैं। बताओ, समझ आ गया आसानी से सब, मजा आया पढ़ने में, समझ भी आ गया। बताओ कोई गाइड, ये जो गाइडलाइंस दी है, इस गाइडलाइंस में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। रिफंड का प्लीज फिर से समझाओ,
रिफंड का देखो, रिफंड कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ। अगर कहता है रिफंड अगर आप देते हो, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, मतलब जैसे कि अमेजोन पर जाओ तो क्या होता है, या तो आपको 7 डेज रिटर्नेबल मिलता है या 7 डेज रिफंडेबल मिलता है। रिटर्नेबल की बात क्या होती है कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दूसरा वही सेम प्रोडक्ट दे देंगे, तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं, एक बार टीडीएस कर चुका है। अब क्या कह रहा है, 7 डेज रिफंडेबल है, अगर आपको पैसा रिफंड करना है तो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, वो आप आगे एडजस्ट कर लेना। सिंपल सी बात क्या कह रहा है, इतनी बात देखो, टैक्स डिडक्ट किया है तो वो आगे एडजस्ट कर लेना। किससे एडजस्ट करना, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होने वाली है ना विद द डिडक्टर, अगर डिडक्टर से वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी साल में हो जाएगी ना, तो उस नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर लेना कि भाई देख, पिछली बार मैंने इस बार, जैसे सपोज करो मैंने इस बार क्या किया, एक ट्रांजेक्शन किया, एक इस बार जो मैंने ट्रांजेक्शन किया उस पर टीडीएस आ रहा है, सपोज करो 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए का क्या किया था, उसका टीडीएस काट दिया था, ठीक है ना संदीप जी, मैंने 1 लाख रुपए का टीडीएस काट दिया था। अब इसने क्या किया, इसने मेरे का क्या किया, प्रोडक्ट रिटर्न किया, जिसकी वजह से मुझे पैसा इसको क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा, तो मैं इसको पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देता हूँ, इसको वापस कर देता हूँ, है ना, क्या कर देता हूँ, इसको मैं वापस कर देता हूँ। ठीक। अब क्या हुआ, अगली साल ये आया, मतलब इसी साल ये आया दूसरी ट्रांजेक्शन करने, और उस पर टीडीएस कितना कटा, 2 लाख रुपए का इसका टीडीएस बनना चाहिए था। मैं क्या कहूँ, वो क्या कहेगा मुझसे, पिछली बार 1 लाख रुपए का तो टीडीएस काट चुका है, एक काम कर, 1 लाख रुपए माइनस कर, एडजस्ट कर, मुझे बाकी का 1 लाख रुपए मैं पेमेंट करना बनता है, मैं 1 लाख रुपए तुझे पेमेंट करके दे दूंगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो, अब ये देखो, इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ये होना है, बट सपोज करो अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में कोई और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मेरा पहला ही ट्रांजैक्शन 31 मार्च को हुआ था, मेरा पहला ही ट्रांजैक्शन 31 मार्च को हुआ था, दूसरा ट्रांजैक्शन तो इस साल होने ही नहीं वाला, अगर नहीं होने वाला तो वो अलाउड हो जाएगा क्रेडिट टू सेलर को, सेलर को क्रेडिट मिल जाएगा उस टीडीएस का डिडक्टेड का, क्योंकि आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है, सेम फाइनेंशियल ईयर में ही दूसरा ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। अगर दूसरा ट्रांजैक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो रहा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आप पेमेंट उसको कर देना, अपने अपने जो जो भी आपका बायर था उसको आप पूरा पेमेंट कर देना, हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको क्रेडिट अवेलेबल करवा देंगे। इजीली समझ आया संदीप जी अब? बोलो, समझ आया, मस्त इजीली, अच्छे से आया, होप इस पूरा का पूरा अमेंडमेंट आपको समझ आया होगा। ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट चल रहा था ओएनडीसी के बेसिस पर, और ऐसे है ना, ओएनडीसी ही नहीं समझाया, पूरा का पूरा अमेंडमेंट चला ओएनडीसी के लिए, और ओएनडीसी ही नहीं समझाया इसे, तो ऐसे ही सेम टू सेम वो क्लेरिफिकेशन छाप तो देता, पर उसको थोड़ा सा समझाने वाले वे में छापे तो अच्छी बात। हम तो ये कहते हैं थोड़ा बहुत समझाने वाले में छापे तो अच्छी बात है। कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, तो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी, वो पहले खुद जाके ओएनडीसी सर्च करेगा, फिर वो देखेगा ओएनडीसी होता क्या है, उसको समझेगा, उसको समझने में आधा 1 घंटा लगाएगा वो, कि ओएनडीसी चलता क्या है। चलो वो किसी से उसने क्लासेस ले रखे हैं तो ईजी है, बट अगर क्लासेस नहीं ले रखी तो उसके लिए तो परेशानी है। पहले वो ओएनडीसी समझे, वो पहले तो यही नहीं समझ आएगा कि उसे कि दो सेलर लग कहाँ से रहे, दो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ कहाँ से रहे, उसे यही नहीं समझ आएगा। वो कह रहा है यार, मैं तो अमेज़न से डायरेक्टली पेमेंट करता हूँ, ये फ्लिपकार्ट कहाँ से घुसा आया बीच में? मैं तो फ्लिपकार्ट पर गया भी नहीं। तो उसको ये कन्फ्यूजन बहुत रहेंगे। तो आईसेक्ट से मेरा एक जस्ट नॉर्मल हम्बल सा एक सजेशन होगा, कभी बोलने का मौका मिले, कभी बात करने का मौका मिला, तो सिंपल सी एक ही बात है, भाई क्लैरिफिकेटरी नेचर में दिया करो, क्लैरिफिकेशन दिया करो, तो कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसको समझा तो दिया करो कम से कम। सेल्फ स्टडी करने वाले भी तो बच्चे हैं, उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। हुँ, आ जाओ। क्लैरिफिकेशन की कोई बात की गई है, क्लैरिफिकेशन किससे किस रिस्पेक्ट में है? पहले देखो। हाँ अर्चना जी, आपके लिए आधा घंटा ऊपर चलता है, 8:45 होगा ना, 8:45 होगा कि 9:45, मैंने शायद देखा था उस आधा घंटे की डिले होता उधर शायद। फिर भी चलो देखते हैं। क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डोनेशंस गिवन टू अदर ट्रस्ट or institution where 85% where only 85% of the donated amount is considered as an application of fund। मैंने आज सुबह आप लोगों को इतना तो बताया था कि 85% अगर आप डोनेशन देते हो तो 85% क्या मिलता है आपको, 85% आपका क्या है, डोनेशन का आपको एग्जम्पशन दी जाती है, 100% नहीं दी जाती, 85% दी जाती है, इतनी बात समझ आई। वाइल द रिमेनिंग 50% डज नॉट क्वालिफाई एज एन एप्लीकेशन, वो 15% एप्लीकेशन नहीं माना जाता। इसी के रिलेशन में एक क्या आई है, क्लेरिफिकेशन आई है, इसी के रिलेशन में क्या आई है, एक क्लेरिफिकेशन आई है।
न्यू बजट ने पहले ही नींद उड़ा दी है सर। अच्छा, नया बजट ने पहले ही नींद उड़ा दी कि अब पास होना, अब तो किसी भी हाल में पास होना है। मई 25 में जाना ही नहीं है, किसी को भी नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है, यही एटीट्यूड होना चाहिए कि मई 25 में कभी आपको जाना ही नहीं है। अभी कंप्लीट कर लो, अभी खत्म करो और इसी बार में हो जाओ पास, तभी अच्छी बात है। चलो आ जाओ, अब इस क्लेरिफिकेशन को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। संदीप कह रहे हैं फॉर मी 11:30 एंड आई एम परफेक्टली अटेंडिंग। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है, अटेंड कर रहे हो, आ जाओ। अब देखो स्टेटरी अपडेट की बात कर लेते हैं। फॉर असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें एक चीज देखना, आईसीआई ने इसके पीछे ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये पहले तो समझाया है और फिर इसके नीचे एक एग्जाम्पल लगा दिया आईसीआई ने। ये एग्जाम्पल बहुत खिचड़ी बनाई हुई है आईसीआई ने क्या किया, बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाई हुई है, क्यों इसमें समझ आएगा नहीं कि ऐसे कहना क्या चाह रही है। तो इसको हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे पर अपने तरीके से लेंगे, ठीक है ना, जिसको जिससे आपको समझ आएगा। सेम यही एग्जाम्पल्स होगा, फिगर्स भी हम लोग यही ले लेंगे, बट हम लोग क्या अपने तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। फिगर्स भी आपको यही मिल जाएंगे, बस प्रेजेंटेशन हमारी होगी। ठीक है, आज ये हमारे को असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट की थोड़ी सी बात करते हुए चल रही है। अब बताऊं, अभी तक आप क्या करते थे। मैं कहता हूं, अगर आपको सपोज करो ग्रॉस रिसीट, अगर आप लोगों को ग्रॉस रिसीट कितने की मिली है, 300 रुपए की, सपोज करो 300 रुपए की क्या मिली है, ग्रॉस रिसीट। ठीक है ना, उसमें से आप क्या करते थे, 15% सबसे पहले तो एडहॉक एग्जाम्पशन ले लेते थे। ठीक, कितना होता था, 300 का 15% कितना होता था, 45। 45 का आपने क्या ले लिया था, एडहॉक डिडक्शन ले ली थी, एडहॉक बेसिस पर एग्जाम कर दिया था। ठीक, इतना करने के बाद आपका क्या बचता था, आपका बचा 300 में से 255, मतलब 255 बचे। 45 माइनस किया था 255। अब देखो क्या होता था, एक ट्रस्ट है ये, मान लो ट्रस्ट नंबर, ये ट्रस्ट नंबर कौन है, ये वीवी लिमिटेड, वीवी ट्रस्ट है ये। ठीक है ना, और ये कौन सा एक ट्रस्ट है, सपोज करो वैभव एक ट्रस्ट है। दो ट्रस्ट है, एक क्या ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है वीवी और एक ट्रस्ट क्या है, आपका है वैभव ट्रस्ट है। अब देखो क्या हुआ, वीवी ने पैसा किसको किया, डोनेट कर दिया। कितना डोनेट किया, 300 रुपए उसके टोटल ग्रॉस रिसीट थी, 300 में से उसने कितना किया, 100 रुपए उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। आईसीआई के एग्जाम्पल्स के फिगर लेके चल रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपको आईसीआई का भी एग्जाम्पल देखना हो तो उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आईसीआई के एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहा है, 300 रुपए की क्या होती थी ग्रॉस रिसीट आपको रिसीव हुई, उसमें से आपने 15% का एडॉक डिडक्शन ले लिया, और सपोज करो मैंने 100 रुपए क्या कर दिए थे, डोनेट कर दिए थे। 100 रुपए क्या कर दिए थे, डोनेट कर दिए थे। अगर मैंने जैसे ही 100 रुपए डोनेट किए, अब देखना, चीज देखना ध्यान से, जैसे ही मैं 100 रुपए डोनेट करूंगा, मुझे क्या 100 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी या फिर सिर्फ 85% की डिडक्शन मिलेगी, बताओ कोई, पूरे की मिल जाएगी या फिर 85% की डिडक्शन मिलेगी। 100 रुपए मैंने डोनेट कर दिए, अब मुझे कोई बताओ, आज सुबह का लेक्चर याद करो, मुझे पूरा 100 की डिडक्शन मिल जाएगी या फिर मुझे 85% की डिडक्शन मिलेगी। संध्या कह रही है 85% की मिलेगी, और बाकी लोग कितने की डिडक्शन मिलेगी मुझे, बताते हुए चलो। 85 की डिडक्शन मिलेगी, 85%। तो यानी कि मैंने 100 रुपए अप्लाई किए, मुझे डिडक्शन मिली 85 की। ठीक है ना, बचा क्या, 255 में से 85 गया तो आई थिंक 170। लेट मी चेक, 255 माइनस 85 इज इक्वल टू 170। अगर ये 170 में मैं अप्लाई कर दूं, एप्लीकेशन कर दूं, एप्लीकेशन कर दूं मतलब, हमने अंडर सेक्शन 11 पढ़ा था, 11 सबसेक्शन 5 के क्या होते हैं, मोड्स ऑफ अकाउंट्स, मोड्स होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स, आज सुबह ही पढ़ के आए हम। तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स करी हमने, अगर मैं पूरे 170 रुपए की क्या कर दूं, सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, एप्लीकेशन ऑफ मनी कर दूंगा, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, मेरे ट्रस्ट की इनकम क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हम आज सुबह कुछ करके आए थे, ऐसा ही हमने आज सुबह कुछ पढ़ा था। ठीक है ना, ग्रॉस रिसीट होगी, 300 रुपए की ग्रॉस रिसीट हुई, उसमें से हमने 15% के तो एडहॉक बेसिस पर डिडक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। ठीक है ना, 45 का ग्रॉस आपको क्या मिल गया, एग्जाम्पशन मिल गई। बैलेंस क्या बचा, 255। इसमें से अगर मैंने जो डोनेशन किया था, ये जो मैंने डोनेट किया था 100 रुपए, 100 रुपए डोनेट करने पर मुझे 100 रुपए तो पूरा नहीं मिलने वाला, मुझे उसका क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 85% डिडक्शन मिलेगी। अब जो बच गया, जो बैलेंस अमाउंट था, जो बैलेंस अमाउंट था वो मुझे अप्लाई करना पड़ा, तो वो मैंने अप्लाई किया अंडर द सेफ इन्वेस्टमेंट्स में हमने अप्लाई किया, अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5। तो मुझे इस पूरे की डिडक्शन, मुझे क्या हुआ, इस पूरे की डिडक्शन मिल गई।
तो मेरी इनकम क्या हो गई? निल हो गई, निल इनकम पे टैक्स नहीं देना था। ये हमारा नॉर्मल केस चल रहा था अभी तक, ठीक है ना? बात अब शुरू होती है, ये अभी आज की सिचुएशन मैंने बताई है, ठीक है ना? ये सिचुएशन मैंने आज की बताई है। अब थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड पीछे लेकर चलता हूँ। बैकग्राउंड कहाँ पीछे जाना है मेरे को? पीछे जाना है हमारे को 2021 से पहले। कहाँ चलना है हमारे को? फाइनेंस एक्ट 2021 आया था, उस समय की बात करते हैं हम। कब आया था? फाइनेंस एक्ट 2021 की बात कर रहे हैं। पता है फाइनेंस एक्ट 2021 जब आया था ना, तब ये 85% वाला प्रोविजन है ना, जो मैंने आज सुबह भी आप लोगों को बताया था कि 85% आज का है। मैंने क्या बताया था आज सुबह भी कि 85% कब का है? आज है। पहले पूरा 100% मिल जाता था। मैं ये कह के आया था ना, तो देखो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जब फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले क्या होता था? फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले होता था 300 रुपए आए, 45 रुपए की डिडक्शन मिल गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वही 255 रुपए आपको बचे। अब आपने 100 रुपए डोनेट किए थे, तो अब पहले फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा। फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले क्या होता था? ये पूरे 100 रुपीज की क्या मिल जाती थी? आपको डिडक्शन मिल जाती थी। आपने 100 रुपए डोनेट किए, ये 100 रुपए डोनेट किए, पूरे 100 रुपए की आपको क्या मिल जाती थी? डिडक्शन मिल जाती थी, ठीक है ना? तो अब आपके पास इनका, आपके पास क्या हुआ? आपके पास वही 170, वही 170 आप अप्लाई कर दोगे, तो आपके ऊपर सॉरी, आपका बचा क्या? 155। बट आपने 170 अप्लाई कर दिया, तो जो लॉस आता था आपका 15 रुपए का, जो आपका 15 रुपए का लॉस आता था, पहले के जमाने में 2021 से पहले कैरी फॉरवर्ड अलाउड था, अलाउड था। 2021 से जमाने में कैरी फॉरवर्ड क्या था? अलाउड था। आज जो हम पढ़ के रहा है, आज सुबह हमने जो पढ़ा उसमें ये कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। तो 2021 में सरकार आके क्या बोलती है? सरकार आके 2021 में पहले बोलती है कि ये हम कैरी फॉरवर्ड नहीं देने वाले, ये 15 रुपए का ऐसा हम कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं देने वाले। 2021 में सरकार क्या बोल देती है कि जो कैरी फॉरवर्ड आपको ये मिलता है ना, ये 15 रुपए का, ये 15 रुपए का आपको जो कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है ना, ये कैरी फॉरवर्ड आपको मिलेगा नहीं। ये कब बोलती है सरकार? 2021 में बोलती है। तो देखना, जो आज 85% किया ना सरकार ने, ये ग्रेजुअली हुआ है। ये ऐसा ही नहीं एकदम से मन हुआ था, फाइनेंस है 2023 में आ गया और कह दिया 85% मिलेगा, नहीं। पहले सरकार ने कैरी फॉरवर्ड छीना आपसे। 2021 में क्या छीना आपसे? पहले कैरी फॉरवर्ड छीना। अब देखो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिला, ठीक है ना? अब फिर सरकार 2023 में आती है, तो 2023 में आके क्या बोलती है कि 85% ही डिडक्शन देंगे। पहले यहां से 15 हटा दिया, यहाँ 85 कर दिया, तो सरकार ने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया एक तरीके से पूरे चीज को। इधर हमने पहले कैरी फॉरवर्ड थी ना, और आपको डिडक्शन भी क्या कर दे दी? हमने 85 कर दी, हमने 100% की डिडक्शन दे दी। क्यों 85 करी? क्योंकि पहले जो हम पूरे 100% की डिडक्शन दे देते थे, उसकी वजह से जो 15%, जो 15% का क्या आता था हमारा, हमारे को 15% का आ जाता था कैरी फॉरवर्ड। अब सरकार ने कैरी फॉरवर्ड मना किया, तो सरकार को 2 साल बाद याद आई, अरे यार मैंने कैरी फॉरवर्ड मना कर दिया, लॉस आ रहा है, अब आदमी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहा है, तो सरकार को दिखाना था कि लॉस आएगा ही नहीं आपकी सिचुएशन में। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार कहती है 85% की ही डिडक्शन देंगे, 100% की आप डिडक्शन नहीं देंगे। जो आपको पहले 100 रुपए की पूरी डिडक्शन मिलती थी, अब वो फाइनेंस एक्ट 2023 से कितने की मिलने लग गई? सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज की ही डिडक्शन मिलने लग गई, ठीक है ना? ये एक थी कहानी। इतनी कहानी समझ आई तो बताओ, अभी अमेंडमेंट हमने शुरू भी नहीं करी है। जो आपके लिए अमेंडमेंट आई है, वो अभी तक हमने अमेंडमेंट शुरू भी नहीं करी है। ये मुझको बेस बनाना था, वो बेस समझ आया कि नहीं आया, इतना बताओ। बेस समझ आया तो समझ आएगा आगे का कि अमेंडमेंट क्यों आएगी, वो अब आप अप्रिशिएट कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो कि क्लियर हुई। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? पहले 100 का पूरा 100% की डिडक्शन मिल जाती थी। अब फिर फाइनेंस एक्ट 2021 में आके क्या बोलती है सरकार कि कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। फिर 23 में आके क्या बोलती है? 100% नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 85% की डिडक्शन मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग? हमने कहा कि 15%, हमने 15 रुपए ज्यादा डोनेट कर दिए, कहां से आया पैसा? अच्छा, पैसा कहां से आया? जरा देखना तो संदीप देखना, 300 रुपए हमारे को मिले थे, ठीक है ना? 300 रुपए मिले थे। डोनेट मैंने सिर्फ 100 रुपए किए, तो 200 रुपए पड़े थे मेरे पास। मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं अभी भी। तो उसमें से 15 आपने ये एक्स्ट्रा जो आप 170 कह रहे हो, 155 में से 170, अब आप समझ रहे हो? पैसा आपके पास पड़ा तो आपके पास 200 रुपए ही है। ये देखो, समझो, आपको 300 रुपए मिले थे, ये 45 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, आपका कोई खर्चा है क्या? कोई खर्चा नहीं है। ये फिर 255 बचा, पर
अकाउंट्स की टैक्स की भाषा में आपके पास 255 रुपए बचे हैं, पर आपकी जेब में तो 300 रुपए पूरे ही बचे हैं। आपकी जेब में तो पूरे के पूरे 300 रुपए बचे हैं कि नहीं बचे? उसमें से आपने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए डोनेट किए, तो अभी भी आपकी जेब में कितने बचे हैं? 200 रुपए। 200 रुपए में से तो मैं तो सिर्फ 170 अप्लाई कर रहा हूं। समझे? 200 में से मैं अप्लाई तो 170 ही कर रहा हूं, तो मैं कम कर रहा हूं। एक्सेस तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हो संदीप कि 15 रुपए ज्यादा एक्सेस डोनेट करती है, एक्सेस बात ही नहीं है, मैं तो कम डोनेट कर रहा हूं, और मैं तो कम लगा रहा हूं 11.5 में, मैंने तो कम लगाया और पैसा, इसलिए कम लगाया तो कम की डिडक्शन मिल गई मुझे। समझ आया संदीप? ये अकाउंट्स की भाषा में अपनी जेब में तो देखो, जेब में मुझे पैसा मिला कितना, देखो जेब में मुझे पैसा मिला था 300 रुपए। उसमें से मैंने तो लगाया सिर्फ और सिर्फ यही 100 रुपए लगाया ना मैंने तो। बाकी तो टैक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 15% की एडहॉक डिडक्शन ले ली, पर मेरी जेब में तो पैसा पड़ा हुआ है ना, 300 रुपए पूरा। उसमें से मैंने 100 रुपए लगाया, और बचा क्या? बचा मेरे पास 200। 200 में से भी मैं कितने लगा रहा हूँ? सिर्फ 170। तो जो आप 15 रुपए ये देख रहे हो ना, जो आपने ये 15 रुपए एक्सेस लगा दिए, ये एक्सेस नहीं है, एक्चुअली तो मैंने कम ही लगाया है पैसा। ये दिखने में आपको एक्सेस दिख रहा है। टैक्स की भाषा में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लॉस आ रहा है, टैक्स की भाषा में कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, तो सरकार ने सबसे पहले तो इसको मना किया, तो ये छोड़ो। अब आते हैं हम अमेंडमेंट पर। अब देखो, फाइनेंस एक्ट 2021 खत्म हो गया था, 2023 आया, 2023 में भी उन्होंने क्या बोल दिया, 85% की डिडक्शन मिलेगी। अब जैसे ही सरकार ने बोला 85% की ही डिडक्शन देंगे, हम 100% की डिडक्शन नहीं देंगे, अब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आने लगी दिक्कत है। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आने लगी क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ दिक्कत है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या दिक्कत आने लगी, इस बात को समझो, देखना। अब इसको इजी वे में समझाता हूं। सपोज करो 300 रुपए मिले थे मुझे, आई रिसीव्ड 300 रुपए। 300 रुपए मिले थे, उनमें से मैंने क्या काम किया था? मैंने दो काम किए थे, मतलब एक ही काम किया था। 100 रुपए मैंने क्या कर दिए थे? डोनेट कर दिए थे। और बैलेंस मेरे पास क्या बचा था? 200 रुपए का मेरे पास क्या बचा था? बैलेंस अमाउंट बचा था। इतनी बात क्लियर है? 100 रुपए मैंने क्या कर दिए थे? डोनेट कर दिए थे, और 200 रुपए क्या बचे थे? मेरे पास बैलेंस अमाउंट बचा था। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझ। अब इस जगह पर आ जाओ, तो बैलेंस अमाउंट की बात करते हैं। बैलेंस अमाउंट पे मैं 15% की एडहॉक डिडक्शन लूंगा, तो 200 का 15% कितना करूंगा? 30 माइनस करूंगा, यानी कि आया कितना? 170 आया। मैं 170 पूरा अगर एप्लीकेशन कर दूं, पूरा का पूरा क्या कर दूं? एप्लीकेशन कर दूं 11.5 के मोड्स में, सेफ इन्वेस्टमेंट में कर दूं, तो मेरे पास कोई टैक्स नहीं आ रहा, इधर कोई पैसा आ नहीं रहा, बट मेरी जेब में पैसा बचा बचा भी तो होगा। ये देखो, समझो, अकाउंट्स के हमारे टैक्स के लिए 200 रुपए में से 30 रुपए तो एडहॉक डिडक्शन मिल गया। क्या मिला? 200 रुपए से 30 रुपए तो एडहॉक डिडक्शन मिला। मैंने अपनी जेब से खर्च कितना किया? मैंने अपनी जेब से तो सिर्फ 170 खर्च किया, किस में से? 200 रुपए में से। तो यानी कि 30 रुपए एक्सेस बचा। मेरी जेब में क्या बचा? 30 रुपए एक्सेस बचा। बच रहा है कि नहीं बच रहा? मेरी जेब में देखो, अभी अकाउंट्स मत देखो। ये मतलब ये मत देखो कि टैक्स में क्या चल रहा है। टैक्स में ये 15% की डिडक्शन दी है, इससे मेरा पैसा थोड़ी ना चला गया मेरी जेब में से। ये तो अकाउंट्स की भाषा में है 15% की डिडक्शन। मेरी जेब में पैसा आया कितना था? 200 रुपए आया था। मैंने अप्लाई कितना किया? सिर्फ 170 रुपए अप्लाई किया, यानी कि मेरी जेब में भी अभी कितना पैसा बच रहा है? मेरी जेब में अभी भी ₹30 बच रहे हैं, अभी भी 30 रुपए बच रहे हैं। सरकार कहती है इस 30 रुपए को किस में करना है? इस 30 रुपए को भी 11.5 में आप क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना, तब जाके हम आपको इसकी एप्लीकेशन मानेंगे। एप्लीकेशन मानेंगे तब जाके हम इसको क्या कर देंगे? आपके लिए अलाउ कर देंगे, इसकी भी हम एग्जाम्पशन अलाउ कर देंगे। ये नॉर्मल प्रोविजन था जो आप आज तक पढ़ते आ रहे थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत थी नहीं कि हाँ सरकार कहती है भैया जो बैलेंस बच गया वो भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अभी आज सुबह भी हम पढ़ के आए ना, जो बैलेंस अमाउंट बचा है उस बैलेंस अमाउंट को भी क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। आज सुबह हम पढ़ के आए ना, देखो कहाँ है, आ जाओ। आज सुबह की बात है, इसलिए मैंने इसको आज ही ले लिया मैंने, कि आज ही ले लो, नहीं तो ये लोग भूल जाएंगे सब कुछ। ये देखो, बैलेंस इनकम भी हमारे को पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए ऊपर भी टैक्स वगैरह लगता है बाय डिफॉल्ट, मैंने बताया था, है ना? हाँ, तो वो हमने उसमें से स्पेंड कर दिया। तो ये जो हमारे पास पैसा बचा था, 200 रुपए आए थे, टोटल 300 रुपए थे। 300 में से 100 तो मैंने डोनेट कर दिए थे, उस बात को भी अलग रखो। 200 बचे थे, ठीक है ना? 200 में से अप्लाई मैंने कितना किया? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट मुझे मैक्सिमम अप्लाई कितना करना पड़ रहा था? मुझे 170 रुपए अप्लाई करना पड़ रहा था। मैंने जैसे ही 170 रुपए अप्लाई किए, इनकम टैक्स वाले कह रहे ठीक है, आपकी इनकम तो हो गई एग्जाम्प्ट, अब आपको टैक्स तो कुछ नहीं देना। सर, इनकम टैक्स वाले कह रहे टैक्स तो कुछ नहीं दे रहा, पर आपके देखो जेब में आपके 30 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं।
₹200 में से ₹170 अप्लाई किए आपने, यानी कि जेब में आपके ₹30 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो टैक्स वालों ने पहले ही कह रखी थी ये ₹30 तो आप 11/5 में इन्वेस्ट कर देना। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम सब सही चल रहा था। दिक्कत आई ये, और यही आपका अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद जो सर्कुलर आया है उसमें जो क्लेरिफिकेशन दी गई है इसी चीज के ऊपर है, ये डोनेशन वाली चीज के ऊपर। अब इसकी देखना प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझना, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझना। 100 रुपए मैंने क्या किए, डोनेट किए। मैंने क्या किया, 100 रुपए डोनेट किए थे। क्या 100 रुपए में से मैं 15% की डिडक्शन ले लूं? वो तो सबसे मिलती है, इसमें इससे भी मिल जाएगी 15 रुपए की। क्या बचा मेरे पास इसमें, मुझे इसमें कितना बचा, 85 रुपए, 85 रुपीज। ठीक है ना, 85 रुपीज। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, 100 रुपए मैंने डोनेट किए, पैसा 85 बचा, मुझे 100 रुपए डोनेट करने पर एग्जामेशन कितने की मिलेगी, 85% की मिलेगी कि 100% की मिलेगी? 85% की मिलती है। मैंने पूरा क्या किया, 100 रुपए डोनेट किया ना, 100 रुपए डोनेट करने पर मुझे एग्जामेशन कितने की मिलेगी, 85% की एग्जामेशन मिलेगी ना। सरकार कहते हैं ठीक है एग्जामेशन मिलेगी तो एग्जामेशन दे देते हैं, एग्जामेशन दे दो 85% की। हमने कह दिया एग्जामेशन, 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे तो 85 रुपीज की क्या मिल गई मुझको, एग्जामेशन मिल गई। एक सेकंड, 85 की क्या मिल गई, एग्जामेशन मिल गई। ये मान लो एग्जामेशन मुझे मिल गई, पैसा तो हो गया निल। अब एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो। अब इधर इसकी जैसे इसको कंपेयर करना जरा, इसके जैसे इसको कंपेयर करना। सरकार क्या करिए, 200 रुपए मिले थे, 170 लगाए, 30 रुपए बैलेंस है, वो क्या कर दो, 11/5 में इन्वेस्ट कर दो। सरकार यही कह रही थी इधर नॉर्मल डोनेशन में। यहां पे देखो सरकार क्या कह रही है। सरकार का अगर जो पुराने वाले प्रोविजंस के हिसाब से चलते ना, जो पुराने चल रहे थे इस क्लैरिफिकेशन से पहले जो चल रहे थे, उस हिसाब से देखो सरकार क्या कहती। सरकार कहती 100 रुपए मिले, 100 रुपए आपने मिले, 85 आपने अप्लाई किया, 15 रुपए बचे, 15 रुपए अप्लाई करो। पुराने वाले प्रोविजन के हिसाब से चले जाते तो कहते 15 रुपए की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, इस 15 रुपए की एप्लीकेशन कर दो 11 सबसेक्शन 5 में, तब जाके हम क्या देंगे, आपको छूट देंगे, तब जाके हम डिडक्शन देंगे। सरकार पुराने प्रोविजन के हिसाब से ये लगाती, सरकार हमसे 15 रुपए एडिशनल मांगती। देखने में लग रहा है कि यार हो सकता है शायद सही कह रही हो, पर एक्चुअली यहां देखो, यहां मैंने अप्लाई ही 170 किए थे, 170 की पूरी डिडक्शन मिल गई थी, क्योंकि उस पर तो मिल जाते, डोनेशन पे 85% की डिडक्शन मिलती है ना। यहां तो मैंने 170 रुपए अप्लाई किए, मेरे पूरे 170 की डिडक्शन मिल गई। यहां देखो, मैंने अप्लाई तो पूरे 100 कर दिए, 100 मिले थे, मैंने पूरे के पूरे 100 अप्लाई किए, तब जाके मुझे 85 की डिडक्शन मिली, तभी जाके ये नील बैठा, तभी जाके ये नील बैठा। अब सरकार से ये पूछो कोई कि भैया वहां समझ आया, वहां समझ आया कि मेरे को 200 रुपए मिले थे, 170 अप्लाई किए तो 30 रुपए बचे, वहां समझ आया। पर यहां तो समझो 100 रुपए ही मिले, 100 रुपए मैंने पूरे अप्लाई कर दिए, तभी जाके मुझे 85 की डिडक्शन मिली, तब ये निल हुआ। तो 100 रुपए मिलने के बाद मैंने 100 रुपए अप्लाई कर दिए, तो आप जो मुझसे 15 रुपए की जो एक्सेस आप ये एप्लीकेशन मांग रहे हो, मैं कहां से लाऊं वो पैसा, एक्सेस पैसा? प्रॉब्लम समझ आई, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ आई। प्रैक्टिकली आदमी क्या कह रहा था, आदमी ये कह रहा था भैया ये 15 रुपए एप्लीकेशन में कहां से लाऊं, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है कि 100 रुपए मिले, 85 रुपए लगाए तो 15 रुपए बचे। पर उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो समझो भाई, प्रैक्टिकली ये 15 रुपए मेरे पास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। 100 रुपए मिले थे, पूरे के पूरे 100 अप्लाई कर दिए, तभी मुझे उसकी 85% की डिडक्शन मिली, तभी ये नील हुआ। तो मुझे आज बताओ, क्या मेरी जेब में 15 रुपए पड़े हैं ये इन्वेस्ट करने के लिए 11/5 में? बताना, सब बताओ, क्या मेरी जेब में अभी कोई 15 रुपए पड़े हैं इन्वेस्ट करने के लिए? पड़े हैं कि नहीं पड़े? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को समझोगे तो समझ आती हैं चीजें। बताओ प्रैक्टिकली समझो, 100 रुपए थे, 100 रुपए डोनेट कर दिए, तो क्या मेरी जेब में कुछ 1 रुपया भी बचा है? ये जो सरकार मुझसे 15 रुपए का जो एक्सेस एप्लीकेशन मांग रही है, क्या मेरी जेब में एक्चुअली 15 रुपए कुछ पड़े भी हैं? है ना? मेरी जेब में इन एक्चुअल 15 रुपए तो पड़े ही नहीं है। तो सरकार ने कहा ये सही बात बोली, सरकार कहते हैं ये अच्छी बात बोली, ये आपने हमें अच्छा बताया, कह रहे ये आपकी जेब में पड़ा ही नहीं है 15 रुपए एप्लीकेशन, तो हम आपसे अप्लाई भी नहीं करवा सकते। तो क्लेरिफिकेशन सिर्फ इतनी आई है, इस 15 रुपए को आपको अप्लाई नहीं करना। बस क्लेरिफिकेशन इतनी है कि जो एक्सेस जो 15%, ये 15 रुपए है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ इतनी सी क्लेरिफिकेशन है।
इसके लिए मुझे स्टोरी और पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ा, क्यों ये दिक्कत आई, किस वजह से, कहां से क्या स्टोरी चल रही है। 2021 से स्टोरी चलती आई, 2023 में पहले चेंज लाए और कहा कि 85% ऑफ 85% की डिडक्शन मिलेगी, 100 की नहीं। उसके बाद उस चेंज के बाद वो 85% की डिडक्शन के बाद जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अराइज हुई वो भी किस में हुई, सिर्फ डोनेशन वाले केस में हुई। उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया, उसमें सिर्फ इतना बोला गया कि ये अब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो 15 रुपए हमारी जेब में इनएक्चुअल पड़े ही नहीं थे, हमारी जेब में इनएक्चुअल पड़े ही नहीं थे, हम अप्लाई कर भी नहीं सकते थे, बट लॉ था, इसलिए लॉ को क्लेरिफाई किया गया कि नहीं भाई ये 15 रुपए आपको एडिशनल आपको नहीं देके चलने हैं, कोई आपको इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बताओ भाई, सबको समझ आया? संध्या को समझ आ गया? संध्या ने तो लिख दिया पहले ही कि इसको आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पॉकेट में ही नहीं है। यही अमेंडमेंट थी संध्या, यही टोटल अमेंडमेंट थी, और इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं था, इस चैप्टर के अमेंडमेंट में सिर्फ इतनी सी अमेंडमेंट। एकदम क्लियर हुआ संदीप? क्लियर होगा? ये अमेंडमेंट हमारी टोटल अमेंडमेंट थी, इसके अलावा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर में। संदीप क्लियर होगा? हाँ, आईसीआई के एग्जाम्पल से बिल्कुल नहीं समझता, आईसीआई का ऐसा एग्जाम्पल था कि मतलब समझ नहीं आता। फिर अगर अब आप फिगर्स वगैरह देखो ना, कहाँ आ जाओ, मैं आपको फिगर्स वगैरह सब दिखाता हूँ, अब फिगर्स वगैरह सब मैच होंगी आपकी, बट आपके आईसीआई के एग्जाम्पल से नहीं समझ आएगा कुछ भी। ये देखो, 300 रुपए, 300 रुपए मिले थे, 100 रुपए हमने डोनेट कर दिए थे, 255 रुपए बचे थे, 85 रुपीज जो हम बता रहे थे, 100 रुपए 100 रुपए। ये आईसीआई ने इस तरीके से एग्जाम्पल दिया ना, कुछ नहीं समझ आता। ये 107, ये वही चीजें हैं, 200, 170, 70, ये 85, 15, ये सब है वही वाली चीजें। पर आईसीआई ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि कुछ नहीं आता कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली तोड़ के समझना जरूरी था, प्रैक्टिकली क्या लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। अब बस ऊपर वाली बात एक बार पढ़ लोगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। पढ़ने में ऐसा सच कुछ नहीं है। ये देखो, पहले होती थी ये फर्स्ट रिजीम, पहले होती थी सेकंड रिजीम, अब दोनों रिजीम के लिए क्या हो गया, अब दोनों रिजीम के लिए सेम ट्रीटमेंट है। पहले होती थी फर्स्ट रिजीम में वो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह आ जाते थे, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होती थी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए अलग ट्रीटमेंट होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो अब ये सब मर्ज हो गए, इन सब के लिए सेम ट्रीटमेंट कर दिया। अब जो गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 सालों से बहुत अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी ट्रैक रख रहे होंगे तो ट्रस्ट के चैप्टर में लास्ट 2-3 साल से बहुत अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है, उन सबको मर्ज कर रही है धीरे धीरे करके। तो वही है, देखो, फाइनेंस एक्ट 2023 हैज इंसर्टेड द क्लॉज 3 in example 2 to in explanation 2 to third provision of this of this and explanation this। इतनी सारी बात कर ली, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये सब कुछ काम का नहीं है, रजिस्टर्ड अंडर 12 एबी वगैरह ये सब बात की गई है, कौन कहाँ रजिस्टर्ड होता है ये हमारे को पता है। ठीक, देयर मे बी केस टू वन एनदर एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन दिस सेक्शन। सिंपल सी बात कहते हैं ना, चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बात कर दो, इतनी बात कर दो, है ना, या फिर कोई अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12 ए बी, एज द केस में बी। अब देखो यहां से एक बात शुरू होती है, shall be treated as application for the charitable or religious purpose only to the extent of 85% of such amount credited or paid while the remaining 50% does not qualify as an application। यही वाली बात थी जो ये क्या थी, ये आपका फाइनेंस एक्ट 2023 में बोली थी, ये वाली बात कब बोली थी, फाइनेंस एक्ट 2023 में बोली थी कि ये क्या हो जाएगा, ये 85% मानेंगे, 15% आपकी एप्लीकेशन हम मानेंगे ही नहीं। तो 85% की क्या हमने माननी थी, आपकी एप्लीकेशन माननी थी, इतनी बात हमारे को पहले ही समझ आ गई थी। हम्म, ठीक है ना। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड, क्लैरिफिकेशन में सरकार बोल रही है हमारे को कई सारी रिप्रेजेंटेशंस मिली, रेजिंग द कंसर्न दैट वेदर द बैलेंस 15% ऑफ डोनेशन, इशू कहां हुआ, डोनेशन में, टू अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वुड बी टैक्सेबल और इज एलिजिबल फॉर 15% accumulation since the fund would not be available having been already disbursed। मतलब 15%, वही वाली बात है, 15% जो हम एडिशनल था 80, हाफ क्या कह रहे हो, 85% हम डिडक्शन देंगे, 100 रुपए की हम क्या देंगे, हम 85% डिडक्शन देंगे। अब बात तो वही है ना, मैंने तो अप्लाई कर दिया ना 100 रुपए,
तब मुझे 85 रुपीज की डिडक्शन मिली। तो जो 15 रुपए है, जो 15% ऑफ द डोनेशन है, या फिर 15% क्या मुझे एक्यूमुलेट करना है, मतलब मुझे कैसे, मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं ना एक्यूमुलेट कर सकता ना मैं 11.5 में डाल सकता। तो सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम आई कि रिप्रेजेंटेशन सरकार को रिसीव हुई कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें, ये हमारे को क्लैरिफिकेशन दो, सरकार बोलना क्या चाह रही है, क्लैरिफिकेशन दो। तो कहा गया अकॉर्डिंगली, इसको जब रिप्रेजेंटेशन मिली अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर के हिसाब से रीइटरेट किया that eligible donation made by the trust or institution to another trust or institution under any of the two regimes। ये टू regimes क्या है भूल जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये रिजिम ऐसे दो रिजिम वाली कोई दिक्कत नहीं है। शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 85% ऑफ सच डोनेशन। अभी भी सरकार क्या कह रही है, हम 85% ही मानेंगे, हम 85% ही मानेंगे, हम डोनेशन तो 85% ही मानेंगे। इट मींस दैट व्हेन अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन आइदर regime donates 100 rupees to another trust or institution in either regime, it will be considered to have applied 85 rupees। यही वाली बात है, 100 रुपए डोनेट किया तो 85% आपकी एप्लीकेशन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अब देखो, अब सरकार क्या कर रही है, इट इज क्लेरिफाइड दैट, अब सरकार ने पहले कहा, पहले उन्होंने बताया कि ये हमने चेंज किया। पहले देखो सरकार कैसे चलती है, सरकार ने बताया पहले हमने 2023 में ये चेंज लेकर आया था, इसके बाद हमारे को ये सारी क्या मिली, ये हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस मिली, रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद हम उन्हें पहले ही दोबारा से बता रहे हैं, हम तुम्हें दोबारा से बता रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया तो कहा था 100 में से 85 का ही डिडक्शन मिलेगा, 85%। उन्होंने क्या किया, यही हम आईसीआई हमसे एक्सपेक्ट करती है। देखो आईसीआई हमसे क्या करती है, पहले प्रोविजन लिखो, देखना क्या कहती है आईसीआई, पहले प्रोविजन लिखो, कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है आइडिया ले लो इससे ही, पहले प्रोविजन लिखो, फिर कहते हैं केस की प्रॉब्लम समझाओ, केस क्या है, केस समझाओ, केस की प्रॉब्लम क्या है, इशू इन्वॉल्व समझाओ। तो इशू इन्वॉल्व समझाया कि रिप्रेजेंटेशन वगैरह आई, उसके बाद दोनों को लिंक करो, तो दोनों को लिंक किया यहाँ पे कि अकॉर्डिंगली सीबीडीटी वो कर रही है, अकॉर्डिंगली क्या कर रही है, पहले तो रिटेरेट कर रही है कि ये लॉ है, उसके बाद कुछ क्लेरिफाई कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, और लास्ट में या फिर ये हो गया, इसको समझ लो, लॉ को एंड सिचुएशन को क्या किया उन्होंने, कंबाइंड एनालाइज किया, एनालिसिस, और इसके बाद क्या किया, यहां पर आके इन्होंने क्या कर दिया, कंक्लूजन दे दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट, इसलिए क्या कर दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो ये समझ लो आईसीआई का ऐसा ही फॉर्मेट है, आईसीआई भी आपसे यही चाहती है, क्या बताओ, पहले लॉ बताओ, उसके बाद सिचुएशन बताओ कि केस क्या चल रहा है, उसके बाद दोनों को कंबाइंडली पढ़ो, दोनों को इंटरप्रेट करो कंबाइंडली, लॉ क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, उसके हिसाब से बताओ, उसके बाद में जाके अपना कंक्लूजन देना। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली, लास्ट की चीज बची कंक्लूजन। अब देखो सरकार ने कंक्लूजन क्या दिया, सरकार कहती है इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट, सरकार कह रही है अब क्लेरिफाई कर रहे हैं हम, ऊपर जो पता है सब कचड़ा था, अमेंडमेंट यही है इतनी छोटी सी, अब क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्या क्लेरिफाई कर रहे हो, कि जो 15% है ना ऑफ सच डोनेशन बाय द डोनर और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड मोड अंडर 11.5। 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट, नॉट बोला है, नॉट बी रिक्वायर्ड, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एज द, सरकार रीजन दे रही है क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, as the entire amount of 100 has been donated to the another trust or institution and is accordingly eligible for exemption under the first or second regime। दोनों regimes के लिए क्या है, eligible for deduction है। सरकार ने देख लो रीजन दे दिया, उसके बाद आईसीआई ने क्या किया, इलस्ट्रेशन दे दिया, आईसीआई ने इलस्ट्रेशन दे दिया, वही इलस्ट्रेशन था, हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, हाइलाइटर्स वगैरह रब कर देता हूँ, और आप लोग इसकी ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लोग इसको बनाना चाहो तो जल्दी से बना लो। ये लो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना चाहो तो देखो जल्दी से बना लो, एस एज पर योर चॉइस।